एपिसोड नंबर 1351। उसकी देह की रक्षा करने वाली कलाकृति के नष्ट हो जाने पर बूढ़ी औरत का मुरझाया हुआ शरीर सीधे कठपुतली के विशाल हाथ के सामने आ गया। जैसे ही विशाल हाथ कसा, हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल संघर्ष करने के बाद बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति से वर्तमान दुर्दशा से बाहर नहीं निकल सकती है, और उसकी आंखों की गहराई में घबराहट और आतंक का एक निशान चमक उठा। त्रिपाठी जीवकती और दूसरों की ओर सिर घुमाते हुए उसने चिल्लाया, मुझे बचाओ। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, एक धीमी सी धमक की आवाज गूंज उठी। बूढ़ी औरत अचानक फट गई। खून हर जगह फैल गया क्योंकि उसका सिर आसमान से नीचे गिरा। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और अनिच्छा का भाव बाकी था। हालांकि वह लंबे समय से इस मानव आकार की मूर्ति से चौकस थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रतिबंध को ट्रिगर करने के लिए एक तंत्र नहीं, बल्कि एक असली कठपुतली थी। ये एक ऐसी कठपुतली भी थी जो बिना नियंत्रित किए हिल सकती थी, जो पूरी तरह से अतार्किक था। अगर लियान गुआन यहाँ होता तो शायद वह कुछ सुराग देख पाता। हालांकि यहाँ मौजूद 4 लोगों में से कोई भी कठपुतलियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन प्राचीन खंडहरों में ऐसी कठपुतलियां होंगी। और क्या है, ये कठपुतली कोई साधारण नहीं थी। एक प्रथम क्रम उत्पत्ति वापसी कोटि विशेषज्ञ को कुचलकर मार डालने की क्षमता रखने वाली, इसकी क्रूरता की कल्पना की जा सकती थी। जिस क्षण बूढ़ी औरत मरी, त्रिपाठी जीवकती की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसके पैरों के नीचे गोल दरवाजे को घूरते हुए उसका शरीर चमका और वह तेजी से आगे बढ़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कठपुतली यहाँ क्यों खड़ी थी। त्रिपाठी जीवकती अब और उसके साथ उलझना नहीं चाहता था। वह बस जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था। उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन कठपुतली की प्रतिक्रिया भी बेहद तेज थी। बूढ़ी औरत को कुचलने के बाद उसकी लाल आंखें त्रिपाठी जीवकती को घूर रही थी और एक अत्यंत खतरनाक आभा उसे घेर रही थी। त्रिपाठी जीवकती का भाव बदल गया, और जैसे ही उसने अपनी दिव्य चेतना को प्रेरित किया, उसके द्वारा बुलाई गई बैंगनी ढाल में तुरंत बड़ी मात्रा में रेत उमड़ पड़ी, जो एक रेत की तूफान में बदल गई जिसने उसके शरीर की रक्षा की। हल्के से त्रिपाठी जीवकती ने विशाल कठपुतली के हाथ में प्रकाश की एक चमक देखी, और तुरंत एक मोटी छाया उसकी ओर टकराई। इससे पहले कि वह वास्तव में टकराता, त्रिपाठी जीवकती ने महसूस किया कि उसकी सांस थोड़ी अनियमित थी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया इस छाया से ढकी हुई थी, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। दांत पीसते हुए त्रिपाठी जीवकती ने बैंगनी ढाल की शक्ति को उसकी अधिकतम सीमा तक धकेल दिया, जबकि साथ ही अपनी संत शक्ति को अपने शरीर के चारों ओर एक ठोस बाधा बनाने के लिए प्रेरित किया। खून एक जोरदार धमाके के साथ बैंगनी ढाल के चारों ओर का रेत का तूफान इस वार के नीचे ढह गया और सीधे टूट गया। बैंगनी ढाल खुद चमकी और जबरदस्त बल से हवा में उछल गई। अगले ही पल त्रिपाठी जीवकती ने महसूस किया कि उसकी संत शक्ति की सुरक्षा ढह गई और उसका शरीर कांप उठा क्योंकि वह अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया। उसका ची और रक्त उमड़ पड़ा क्योंकि उसने हल्के सुनहरे रक्त का एक घूंट थूक दिया, जो फिर एक रक्तधुंध में बदल गया। गड़गड़ाहट। त्रिपाठी जीवकती 300 मीटर से अधिक दूरी तक हवा में उड़ गया, इससे पहले कि उसका शरीर एक फूलों की क्यारी से टकराया। फूलों की क्यारी टुकड़ों में टूट गई और वह एक दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर गया। अब भी त्रिपाठी जीवकती स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पाया था कि उसके विरोधी ने उस पर हमला करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था। वह बस इतना जानता था कि एक मोटी छाया उसकी ओर आई थी और उसका सारा प्रतिरोध व्यर्थ हो गया था। फूलों की क्यारी के खंडहरों में गिरकर त्रिपाठी जीवकती ने राहत की सांस लेने से पहले कुछ और मुंह खून थूका। खुद को खड़े होने के लिए मजबूर करते हुए उसने कुछ शेष डर के साथ दूसरी ओर घूरा। उसने पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया था, इसलिए उसके दिल की निराशा की कल्पना की जा सकती थी। अगर यह बैंगनी ढाल उसके लिए उस हमले को नहीं रोकती तो उसकी चोटें और भी गंभीर होती। फिर भी उसके आंतरिक अंग तुरंत विस्थापित हो गए थे, जिससे उसके पूरे शरीर में उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। इससे वह सदमे में भी था और गुस्से में भी। ऊपर देखते हुए अपने सामने की स्थिति देखने के बाद त्रिपाठी जीवकती का भाव अवाक होने से खुद को रोक नहीं पाया। इस क्षण कठपुतली अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, मानो वह पहले कभी हिली ही न हो। पहले और दूसरी सी जो उसके सामने खड़े थे, दोनों फीके पड़ गए थे जैसे उन पर कोई वार किया गया हो। उन्होंने इस भयावह अस्तित्व को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन कठपुतली को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका उन पर हमला करने का कोई इरादा है। हालांकि कठपुतली के सामने एक विशाल छड़ी थी, जिसे वह इस समय अपनी विशाल हथेली में पकड़े हुए थी। इसे छड़ी कहना उचित नहीं होगा। ये एक शक्तिशाली छड़ी प्रकार की कलाकृति जैसा था। इसका पूरा शरीर गहरा काला था, और त्रिपाठी जीवकती को पता नहीं था कि यह किस सामग्री से बना है। यह 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबा और पानी के बैरल जितना मोटा था। ये बेहद डरावना लग रहा था। त्रिपाठी जीवकती तुरंत समझ गया कि जिस छाया ने उस पर हमला किया था वह यही विशाल काली छड़ी थी। ये चीज कहाँ से आई? त्रिपाठी जीवकती की आंखों की गहराई में आश्चर्य का एक निशान चमक उठा। पहले कठपुतली के सामने ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब उसने गोल दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की तो त्रिपाठी जीवकती ने कठपुतली के हाथ में प्रकाश की एक चमक स्पष्ट रूप से देखी थी। क्या उसने इसे उसी समय बाहर निकाला होगा,
यहाँ तक कि 1000 मीटर दूर से भी त्रिपाठी जीवोक्ति विशाल छड़ी से एक दमनकारी आभा महसूस कर सकता था। इसके अलावा विशाल छड़ी पर कई अजीब अक्षर खुदे हुए थे। ये अक्षर वही थे जो सभी ने इस प्राचीन खंडहर में पहली बार प्रवेश करते समय देखे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे क्या थे। हल्के से कुछ बार खांसते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक मुंह खून थूका और कठपुतली को अवाक होकर घूरा। ये जानकर कि उसका उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। अब जाकर ही कहे और डूसीसी ने ठीक होने लगे। कहे ने कांपते हुए शरीर के साथ डूसीसी की ओर देखा और फुसफुसाया, सीसी पीछे हटो। डूसीसी का सुंदर चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, मानो वह अभी तक बूढ़ी औरत की मौत के सदमे से नहीं उबर पाई थी। ये सुनकर उसने कहे की ओर देखा और उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 बूंदें अनियंत्रित रूप से गिर गईं। वह भयभीत थी। हालांकि उसने पहले कुछ खतरों का सामना किया था, लेकिन यह इस बार जितना चौंकाने वाला नहीं था। जिस क्षण बूढ़ी औरत को खूनी धुंध में कुचला गया था, उसने अपनी आंखों से देखा था। बूढ़ी औरत का सिर अभी भी जमीन पर था और उसकी आंखें खुली थी क्योंकि वह उसकी दिशा में घूर रही थी, मानो उसे न बचाने के लिए उसे दोषी ठहरा रही हो। इतने बड़े मानसिक आघात के कारण उसने पूरी तरह से अपना संतुलन खो दिया। वह बस नहीं जानती थी कि क्या करना है। हालांकि उसने कहे की चेतावनी सुनी, फिर भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। उसे डर था कि अगर वह हिली तो उसे मार दिया जाएगा। जब कहे ने ये देखा तो वह स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गया। हालांकि कठपुतली केवल निकास की रखवाली कर रही थी, कौन जानता था कि क्या वह अचानक हमला करेगी। वह नहीं चाहता था कि जिस व्यक्ति को वह पसंद करता था वह उसके सामने मर जाए और बूढ़ी औरत के नक्शे कदम पर चले। निराशा के एक पल में कहे का शरीर चमका और वह डूसीसी के बगल में भागा, उसे पकड़ा और पीछे मुड़े बिना वापस चला गया। जब तक वह त्रिपाठी जीवोक्ति के पास नहीं लौटा, तब तक कहे का शरीर नर्म पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। 1000 फुट की इस छोटी दूरी ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। उसका चेहरा भयावह रूप से पीला था और उसके दांत लगातार किटकिटा रहे थे, जिससे चटकने वाली आवाजें आ रही थीं। डूसीसी की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी। उसके डर के कारण उसने अपना संतुलन खो दिया था। उसकी खूबसूरत आंखें घबराहट और आतंक से भरी हुई थी। हालांकि यह बूढ़ी औरत सिर्फ एक प्रथम क्रम उत्पत्ति वापसी कोटि कृषक थी। जब वह जीवित थी तब भी उसने डूसीसी को समर्थन का एहसास दिया था, लेकिन अब जब वह मर चुकी थी तो केवल 3 संत राजा ही बचे थे, जिससे डूसीसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा भी उदास था। वह अभी विशाल छड़ी से मारा गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। सौभाग्य से उसके पास अपना सुनहरा रक्त था, जिसने उसे एक शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक क्षमता दी। अगर कोई और होता तो उसे ठीक होने के लिए कम से कम कुछ महीनों तक आराम करने की आवश्यकता होती। कुछ उपचार गोलियां निगलने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति अपनी सांस को समायोजित करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। किसी भी मामले में अपनी चोटों को स्थिर करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस जगह को कैसे छोड़े, इस पर तो विस्तार से चर्चा की जा सकती थी। आधे दिन बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें खोली और चुपचाप अपनी स्थिति की जांच की। हालांकि उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, उन्हें उसकी लड़ने की क्षमता को प्रभावित नहीं करना चाहिए था। कहे और डूसीसी भी आधे दिन के समायोजन के बाद काफी बेहतर स्थिति में थे, लेकिन डूसीसी की आंखें थोड़ी लाल और सूजी हुई थी और उसका भाव कुछ सुस्त था। हालांकि कहे की हालत उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और लाचारी का एक निशान देखा जा सकता था। आखिरकार उस कठपुतली ने एक ही वार से उत्पत्ति वापसी कोटि की बूढ़ी औरत को मार डाला था, इसलिए गोल दरवाजे की रखवाली करते हुए कहे ने नहीं सोचा कि वह और दूसरे सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। उन दोनों पर नजर डालते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्का भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ हिलाया और बैंगनी ढाल को बुलाया जो उड़कर उसके पास वापस आ गई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने कुछ देर उसकी जांच की और पाया कि बैंगनी ढाल पर वास्तव में एक गड्ढा था और उसकी सतह पर 2 अंगुल चौड़ी दरार थी, जो दर्शाती थी कि उसने अपनी बहुत सारी आध्यात्मिकता खो दी थी। त्रिपाठी जीवोक्ति कुछ शेष डर महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये बैंगनी ढाल यांग के शोधन का उत्पाद था और उत्पत्ति श्रेणी उच्च श्रेणी तक पहुंच चुकी थी। एक रक्षात्मक कलाकृति के रूप में इसकी कठोरता की कल्पना की जा सकती थी। फिर भी विशाल काली छड़ी से टकराने के बाद ये वास्तव में ऐसी हो गई थी। ये कल्पना करना आसान था कि वह वार कितना भयानक था। हल्का आह भरते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने बैंगनी ढाल को रख दिया और जब वह वापस लौटेगा तो यांग से इसकी मरम्मत करवाने की योजना बनाई। तुरंत बाद वह खड़ा हो गया और 1000 मीटर दूर विशाल कठपुतली को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव था क्योंकि वह कदम दर कदम आगे बढ़ा। भाई त्रिपाठी, ये देखकर कहे का रंग थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से पुकारा, आप क्या कर रहे हैं? मैं उसकी क्षमताओं का परीक्षण करने जा रहा हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति मुड़ा और जवाब दिया, परीक्षण? कहे का भाव जम गया क्योंकि उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये थोड़ा बहुत जल्दबाजी नहीं है? उसने बूढ़ी औरत को इस कठपुतली के हाथों दुखद रूप से मरते हुए देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह त्रिपाठी जीवोक्ति के अवसरों के बारे में आशावादी नहीं था। त्रिपाठी जीवोक्ति और बूढ़ी औरत के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए संभावना थी कि वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। क्या आप उपद्रव करना बंद कर सकते हैं? डूसीसी,
जो अब तक खाली घूर रही थी, अचानक कांप उठी और चिल्लाए, यह आखिरकार शांत हो गई है, आप इसे क्यों उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम सभी यहाँ मर जाएं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ठंडे ढंग से देखा। डूसीसी की आंखें अचानक टालमटोल करने लगी, जैसे कि वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने घबराकर समझाया, वह वरिष्ठ पहले ही मर चुकी है, अगर आप भी मर जाते हैं तो मैं और कहे क्या करेंगे? हालांकि वह खुद को बहुत मानती थी और उसी पीढ़ी के किसी भी कृषक को अपनी आंखों में नहीं रखती थी। वर्तमान स्थिति में जितने अधिक लोग होते उतना ही वह सुरक्षित महसूस करती थी। उसे त्रिपाठी जीवप्ती की ज्यादा परवाह नहीं थी, वह बस अपनी तरफ और अधिक हताहत नहीं देखना चाहती थी। अगर ऐसा होता तो वह और भी कम सुरक्षित महसूस करती। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडे ढंग से कहा, तो आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? डूसीसी ने तुरंत सिर हिलाया, कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया। एपिसोड नंबर 1352। कहे ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और करवाहट से मुस्कुराया। जब बूढ़ी औरत अभी भी जीवित थी तो उन चारों ने इस जगह को सावधानीपूर्वक खोजा था। कठपुतली द्वारा रक्षित निकास के अलावा कोई अन्य निकास नहीं था। दूसरे शब्दों में, अगर वे जाना चाहते थे तो वे केवल गोल दरवाजे से गुजर सकते थे। जब तक वे यहाँ नहीं रहते और फीजीतू और अन्य लोगों के उन्हें बचाने का इंतजार नहीं करते, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। फीजीतू और अन्य लोग इस जगह को ढूंढ पाएंगे या नहीं, यह एक अलग मामला था। अगर वे यहाँ रहते तो वे केवल मौत का इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करने के बजाय जोखिम उठाना बेहतर था। अगर वे भाग्यशाली थे तो हो सकता है कि वे इस जगह को छोड़ने का एक रास्ता ढूंढ सके। हालांकि आशा बड़ी नहीं थी, लेकिन यह हमेशा इंतजार करने से बेहतर था। ये सोचकर कहे का भाव दृढ़ हो गया और उसने त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाया, भाई त्रिपाठी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हालांकि यह कई लड़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अधिक लोगों का होना हमेशा बेहतर होता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उसकी क्षमता का परीक्षण करना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे भाई कई को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं इसका परीक्षण कर लूंगा तो हम एक साथ इस जगह को छोड़ने का रास्ता ढूंढेंगे। यह अच्छा है, लेकिन भाई त्रिपाठी, आपको सावधान रहना चाहिए, कहे ने घबराकर सलाह दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूरी सतर्कता के साथ कठपुतली के पास पहुंचा। कहे और डूसीसी दोनों अपनी जगह पर खड़े थे और घबराकर देख रहे थे। आधे घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती एक उदास चेहरे के साथ वापस दौड़ा। जांच के इस दौर ने उसे अपने सभी साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उसी राज्य में एक कृषक की तुलना में उसकी शक्ति कहीं अधिक होने के कारण उसने कोई बड़ी गलती नहीं की और कठपुतली के हाथों ज्यादा नुकसान नहीं उठाया। उसे केवल कठपुतली की विशाल छड़ी से खरोंच लगी थी और अब उसका आधा शरीर अभी भी सुन्न था। कहे और डूसीसी ने शुरुआत से अंत तक त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। जब त्रिपाठी जीवप्ती वापस लौटा तो दोनों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती का परीक्षण अभी अपनी जान के साथ एक प्रयोग जैसा था। कई बार दोनों ने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह हर बार बचने का एक रास्ता ढूंढने में सक्षम होगा। आधे घंटे तक देखने के बाद वे दोनों त्रिपाठी जीवप्ती से भी अधिक थके हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय वर्षों की तरह बीत गया हो। उनकी हथेलियां और पीठ पसीने से तर थीं। हालांकि इससे वे दोनों देख पाए कि त्रिपाठी जीवप्ती एक साधारण संत कोटि राज्य कृषक नहीं था। उसके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न तरीके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अप्रत्याशित थे। उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी के पास भी जरूरी नहीं कि ऐसी क्षमता हो। कहे और डूसीसी त्रिपाठी जीवप्ती को कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वापस लौटने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस कुछ उपचार गोलियां निकालकर पालथी मारकर बैठ गया। पूरे एक दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोली। उनमें एक शानदार रोशनी चमक उठी। ऐसा लगता था कि वह ठीक हो गया था। कहे और डूसीसी, जो पास में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा और जल्दी से उसके पास पहुंचे, उसे उम्मीद से देखते हुए। ये सुनकर कहे और डूसीसी की आंखें चमक उठी क्योंकि उनके दोनों चेहरों पर खुशी का एक भाव दिखाई दिया। कहे त्रिपाठी जीवप्ती के सामने पालथी मारकर बैठ गया और घबरा कर कहा, हम इस कठपुतली से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कृपया हमें सलाह दे भाई त्रिपाठी। सीसी और मैं पूरी तरह से सहयोग करेंगे, इससे छुटकारा पाएं। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराने से पहले एक अजीब नजर दिखाई, इससे छुटकारा पाना असंभव है। जब मैंने पहले इसका परीक्षण किया था तो आपने देखा था। हालांकि यह विशाल है, लेकिन यह हवा की तरह चलता है और बेहद तेज है। अगर मैं अकेला होता तो मेरे पास इससे छुटकारा पाने का एक मौका हो सकता था, लेकिन तुम दोनों के साथ ये बिल्कुल असंभव है। यह नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें कम आंक रहा था, लेकिन वह बस सच बोल रहा था। यहाँ तक कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और अपनी पवन और मेघ पंखों का उपयोग अपनी गति बढ़ाने के लिए किया, तो उसके पास कठपुतली की नाकाबंदी को तोड़ने का केवल एक छोटा मौका होगा। पहले जब वह इस कठपुतली की क्षमता के साथ प्रयोग कर रहा था तो उसने गोल दरवाजे तक पहुंचने के लिए इसे कई बार दरकिनार करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे इसके द्वारा वापस धकेल दिया गया था। ये कठपुतली गोल दरवाजे से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जीवित प्राणी के प्रति महान शत्रुता रखती थी, उन्हें बिना दया के मार डालती थी।
त्रिपाठी जीवक्ति के शब्दों को सुनकर दूसीसी का सुंदर चेहरा बदल गया और उसने तुरंत चिल्लाया, तुम हमें पीछे नहीं छोड़ सकते। उसने सहज रूप से सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति खुद ही जाना चाहता था। कैहे ने जबरदस्ती मुस्कुराया, सीसी तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, भाई त्रिपाठी ऐसा नहीं करेंगे। ये शब्द न केवल दूसीसी को सांत्वना देने के लिए थे, बल्कि खुद को भी देने के लिए थे। उसी समय उसने चुपचाप त्रिपाठी जीवक्ति की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। वह भी थोड़ा चिंतित था कि त्रिपाठी जीवक्ति ऐसा करेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने बहुत अधिक बहाने नहीं बनाए। ईमानदारी से कहूं, अगर वह वास्तव में पहले कठपुतली की नाकाबंदी को तोड़ने में सक्षम होता तो वह खुद ही चला जाता, लेकिन उसका उन्हें पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह जा सकता तो वह उन्हें बचाने के लिए फीजीतू और अन्य लोगों को ढूंढने जाता। आखिरकार उन तीनों के यहाँ बिना किसी जीवित रहने की आशा के फंसे रहने की तुलना में उसका अकेले भाग जाना बेहतर था। अब कैहे की जांच को सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति का समझाने का कोई इरादा नहीं था और बस कहा, अगर हम अभी जाना चाहते हैं तो हम केवल एक साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं अकेले इस कठपुतली से निपटता हूँ तो मैं खुद की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कैहे ने बार बार सिर हिलाया, भाई त्रिपाठी सही कहते हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह निकास की रक्षा कर रहा है और बहुत दूर नहीं जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले भी इसकी जांच की थी। एक बार जब वे निकास के 10 फुट के भीतर होते तो कठपुतली तुरंत चलने लगती, लेकिन अगर वे उस सीमा को छोड़ देते तो यह एक मृत वस्तु की तरह निष्क्रिय हो जाती। कैहे के सवाल को सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, स्वाभाविक रूप से हम इसे मार डालेंगे। इसे मार डालेंगे? कैहे अवाक रह गया। दूसीसी ने भी साफ तौर पर बोला, क्या तुम पागल हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने त्रिपाठी जीवक्ति को उसे ठंडे ढंग से देखते हुए देखा, जिससे उसका दिल दहल गया। उसने अपने बाकी शब्दों को अपने पेट में निगल लिया और एक शर्मिंदा भाव पहना, लेकिन उसका भाव स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि वह महसूस करती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति का प्रस्ताव अविश्वसनीय था। चूंकि मैंने ऐसा कहा है तो मुझे स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ भरोसा है। त्रिपाठी जीवक्ति जानता था कि अगर वह स्पष्ट रूप से नहीं समझाता तो इन दोनों के लिए उसके साथ सहयोग करना असंभव होगा। विशाल कठपुतली की महान शक्ति और उसके बूढ़ी औरत को मारने के दृश्य ने पहले ही उनके दिलों में एक छाया छोड़ दी थी, इसलिए उनमें बस इसके खिलाफ लड़ने का साहस नहीं था। चलो पहले इसकी कमियों के बारे में बात करते हैं। ये कठपुतली गोल दरवाजे की रक्षा कर रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे क्या रहस्य छिपे हैं। ये वास्तव में इसके करीब रहने के लायक है। हालांकि इस बिंदु का फायदा उठाया जा सकता है। चूंकि तुम दोनों व्यूह स्वामी हो, मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने दोनों पर नजर डाली। कैहे और दूसीसी ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। कठपुतली की ये विशाल कमजोरी उन्हें एक बड़ा आत्मव्यूह व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय देगी। आत्मव्यूह की शक्ति और त्रिपाठी जीवक्ति की मदद से उनके पास वास्तव में एक मौका हो सकता है। आत्मव्यूह व्यवस्थित करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम एक बड़ा आत्मव्यूह भी व्यवस्थित कर सकते हैं जो कठपुतली की गति को सीमित कर सके। हालांकि यह कठपुतली आग और पानी के लिए अभेद्य है, इसकी गति सबसे परेशान करने वाला पहलू है। अगर हम वास्तव में इसे धीमा कर सकते हैं तो इसका फायदा बहुत कम हो जाएगा। कैहे ने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, क्या आप ऐसा आत्मव्यूह व्यवस्थित कर सकते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति बहुत खुश था। ऐसा लगता था कि कैहे का वही विचार था जो उसका था। कठपुतलियां जीवित लोगों से अलग थीं। हालांकि कुछ आत्मव्यूह काफी शक्तिशाली थे, उनका उन पर कोई असर नहीं होता था। त्रिपाठी जीवक्ति मूल रूप से चाहता था कि कैहे और दूसीसी एक आत्मव्यूह व्यवस्थित करे जो कठपुतली की गति को सीमित कर सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बिंदु पर कैहे से सहमत होगा। यह मुश्किल नहीं है। मेरे पास दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यू का व्यू डिस्क और व्यू नींव है, जबकि सीसी के पास पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यू होना चाहिए, है ना? कैहे ने दूसीसी को देखा। दूसीसी ने धीरे से सिर हिलाया, इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थी कि दूसरे पक्ष को उसके बारे में पता था। आखिरकार कई परिवार और डू परिवार दोनों आत्मव्यूह स्वामी थे, इसलिए उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना और एक दूसरे पर जासूसी करना सामान्य था। ये दो आत्मव्यूह कितने शक्तिशाली हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से पूछा। कैहे ने अपने चेहरे पर एक गर्वित नजर दिखाई, उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कम नहीं है। अगर हम इन आत्मव्यूहों की पूरी शक्ति को धकेल सकते हैं तो तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी भी उनके खिलाफ असहाय होगा। जल्दी से विषय बदलते हुए उसने शर्मिंदा होकर कहा, दुर्भाग्य से मैं और सीसी इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए हम केवल उनकी शक्ति का लगभग आधा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। आधे से कम? त्रिपाठी जीवक्ति ने चुपके से भौहें चढ़ाईं। कैहे ने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा और धीमी आवाज में कहा, निश्चिंत रहें भाई त्रिपाठी, मुझे इन दो आत्मव्यूहों पर बहुत भरोसा है। मैं किसी और चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वे निश्चित रूप से कठपुतली की गति को 10 से 20% तक कम कर सकते हैं। 10 से 20% थोड़ा बहुत कम है, लेकिन हम बस इतना ही कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति को परवाह नहीं थी। लेकिन भाई त्रिपाठी, भले ही मैं और सीसी आत्मव्यूहों के साथ सहयोग करके इसकी गति को कम कर दे, हम ऐसी कठपुतली को कैसे नष्ट करने वाले हैं? जब आप पहले इसकी जांच कर रहे थे तो आप इसे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थे।
डूसीसी ने भी जल्दी से पूछा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए उनमें से किसी ने भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा अगर वे सहयोग करने में विफल रहते तो वे तीनों यहीं मर जाते। त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि मैंने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कम से कम मैंने एक बात की पुष्टि की। वह क्या है? ये कठपुतली किसी के नियंत्रण के बिना अपने आप चलने में सक्षम होने का कारण यह है कि इसके अंदर एक आत्मा प्रतिरूप है। एक आत्मा प्रतिरूप? कहे और डूसीसी ने आश्चर्य से पुकारा। आप कह सकते हैं कि यह एक आत्मा प्रतिरूप है? जब लियान गुआन कठपुतली को नियंत्रित कर रहा था तो क्या आपने इसका अवलोकन किया था? त्रिपाठी जीवप्ती ने दोनों को देखा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, लियान गुआन ने इन कठपुतलियों पर अपनी आत्मा प्रतिरूप की एक फुसफुसाहट रखी ताकि उन्हें अपने उपयोग के लिए चलाया जा सके। हालांकि ये कठपुतलियां लियान गुआन की तुलना में कहीं अधिक उन्नत दिखती है, सिद्धांत समान होना चाहिए। आखिरकार कठपुतलियां निर्जीव वस्तुएं हैं। अगर वे चलना चाहती है तो उनके पास एक आत्मा प्रतिरूप के समान अस्तित्व होना चाहिए। चूंकि कोई भी इस कठपुतली को नियंत्रित नहीं कर रहा है तो इसके अंदर एक आत्मा प्रतिरूप सील होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस तरह के प्राणी का आत्मा प्रतिरूप है। त्रिपाठी जीवप्ती के विश्लेषण को सुनकर कहे और डूसीसी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बादल छट गए हैं और चांद चमक रहा है। पहले वे दोनों कठपुतली की शक्ति से हैरान थे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान से विचार नहीं किया था। अब जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का स्पष्टीकरण सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बहुत समझ में आता है। भाई त्रिपाठी, आपका मतलब? मुझे इस कठपुतली को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आत्मा प्रतिरूप को ढूंढना और उसे मारना है, तो कठपुतली स्वाभाविक रूप से चलना बंद कर देगी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। कहे की आंखें चमक उठी और उसने तालियां बजाईं। तो यह ऐसा है, उस मामले में ये योजना व्यवहार्य है। ऐसी अभेद कठपुतली को नष्ट करने की तुलना में एकल आत्मा तत्व को नष्ट करना जाहिर तौर पर बहुत आसान था। तो क्या आप जानते हैं कि आत्मा प्रतिरूप कहाँ है? डूसीसी ने बात काटी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन कुछ संदिग्ध स्थान है, इसलिए मुझे इसे धीमा करने के लिए तुम दोनों की शक्ति उधार लेने की जरूरत है। इस तरह मुझे इन स्थानों की जांच करने और यह पता लगाने का एक मौका मिलेगा कि आत्मा प्रतिरूप कहाँ छिपा हुआ है। एपिसोड नंबर 1353। जब कोई संकट में पड़ता है तो जिसे वह सबसे ज्यादा डरता है वह जीवित रहने की जरा सी भी आशा नहीं होती। अब जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के शब्द सुने तो कहे और डूसीसी दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि अगर त्रिपाठी जीवप्ती सही था तो उन तीनों की ताकत के साथ इस कठपुतली को मारना असंभव नहीं था। दोनों के चेहरों पर छाई उदासी तुरंत दूर हो गई क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली। वे दोनों उत्साह से भरे हुए थे। बिना किसी देरी के उन तीनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। त्रिपाठी जीवप्ती की पिछली जांच के कारण हर कोई कठपुतली की पहचान की सीमा से अच्छी तरह वाकिफ था। कहे और डूसीसी इससे कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर खड़े थे, लगातार अपने अंतरिक्ष छल्लों से आत्मव्यूह उपकरण निकाल रहे थे और उनमें अपनी संत शक्ति इंजेक्ट कर रहे थे, उन्हें सभी दिशाओं में फैला रहे थे। जैसे ही ये उपकरण जमीन पर गिरे वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना के साथ भी वह उनका पता लगाने में असमर्थ था। वे दोनों कुशलतापूर्वक आत्मव्यूह को व्यवस्थित कर रहे थे, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें विशाल कठपुतली के सिर, छाती और निचले पेट पर टिकी हुई थी। ये वे स्थान थे जहां उसे महसूस हुआ कि कठपुतली को नियंत्रित करने वाला आत्मा तत्व स्थित था, लेकिन चूंकि वह अभी अकेले कठपुतली का सामना कर रहा था, वह सावधानीपूर्वक जांच करने में असमर्थ था, इसलिए वह यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि ये कौन सा हिस्सा था। अगर वह यह निर्धारित कर सकता कि ये कौन सा हिस्सा था, जब तक वह उस हिस्से को नष्ट कर देता तब तक वह इस कठपुतली को चलने से रोकने में सक्षम होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से इसके बारे में सोचा, लगातार अपने विचार पर विचार कर रहा था और महसूस कर रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद कहे और डूसीसी दोनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और एक दूसरे पर नजर डालने से पहले अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और एक साथ चिल्लाए, विले। अगले ही पल उनके शरीरों में संत शक्ति उनके चारों ओर कुछ चीजों के साथ हल्का सा गूंजती हुई लगने लगी। जैसे ही उनकी संत शक्ति धड़की, कठपुतली की चारों ओर कुछ दर्जन मीटर की त्रिज्या में दुनिया की ऊर्जा थोड़ा कांप उठी, इससे पहले कि यह जल्दी से सामान्य हो जाए। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और कोई असामान्य बात नहीं देखी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हैरान था। कई आत्मव्यूह, भले ही वे सक्रिय थे, बाहर से नहीं देखे जा सकते थे। केवल अंदर जाकर ही कोई ये देख पाएगा कि क्या हो रहा है। भाई त्रिपाठी, सीसी और मैं तैयार हैं, आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। कई ही चिल्लाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो मुझे तुम दोनों को परेशान करना पड़ेगा। भाई त्रिपाठी बहुत विनम्र हैं, आप इस लड़ाई में मुख्य शक्ति होंगे, इसलिए सावधान रहें। सीसी और मैं केवल आत्मव्यूह की अध्यक्षता कर सकते हैं और आपकी कार्रवाई के साथ समन्वय करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर का फायदा उठाकर भाग मत जाना। डूसीसी का भाव कुछ बार बदल गया क्योंकि वह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के चरित्र के बारे में कुछ असहज महसूस कर रही थी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती कठपुतलियों की गति को रोकने के लिए उनके आत्मव्यूह का फायदा उठाकर भाग जाता तो उसका और कई ही का प्रयास व्यर्थ हो जाता। उसके संदेहों का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती गुस्सा नहीं हुआ।
त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अभी उन्हें काम करना था जैसा कि वे थे। कोई भी असंतोष या संघर्ष अकल्पनीय परिणाम देगा। उसके शब्दों को सुनकर त्रिपाठी ने शांत भाव से जवाब दिया, चिंता मत करो, चूंकि मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ तो निश्चित रूप से। त्रिपाठी जीवप्ती का वादा मिलने के बाद डूसीसी मुस्कुराए और असत्य ढंग से कहा, मैं बस कह रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने और कुछ नहीं कहा और बस गहरी सांस ली, इससे पहले कि वह विशाल कठपुतली पर नजर डाले जो लंबे समय से स्थिर खड़ी थी। उसका भाव अचानक गरिमापूर्ण और गंभीर हो गया क्योंकि उसका शरीर चमका और वह इसकी ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही त्रिपाठी जीवप्ती कहे और डूसीसी द्वारा व्यवस्थित आत्मव्यूह में दौड़ पड़ा। उसके चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया और त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि वह एक झील के ऊपर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे झील का पानी साफ और चमकदार था, लेकिन झील से एक अदृश्य चूषण बल आ रहा था जो उसके हरकतों को रोकने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि एक और बल सभी दिशाओं से उस पर दबाव डाल रहा था, इसी तरह उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था। उसके पैरों के नीचे झील का भ्रम जाहिर तौर पर दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह का प्रभाव था जिसका उल्लेख कई ने पहले किया था, जबकि उसके चारों ओर अदृश्य दबाव डूसीसी द्वारा व्यवस्थित पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह होना चाहिए। निश्चित रूप से उसके पास कुछ कौशल है। इनमें से कोई भी आत्मव्यूह जानबूझकर उसे निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन जैसे ही वह उनमें गिर गया उसे दबा दिया गया। अगर उन्होंने उससे निपटने के लिए अपने आत्मव्यूहों का उपयोग किया होता तो उसे जो दमन झेलना पड़ता वह और भी अधिक होता। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती के मुंह में मुस्कान आ गई। उसके लिए कहे और डूसीसी के आत्मव्यूह जितने मजबूत थे उतना ही बेहतर था। वे जितने मजबूत होंगे उतना ही अधिक वे कठपुतली की हरकतों को रोकने में सक्षम होंगे। जब उसने आत्मव्यूहों में कदम रखा तो कहे और डूसीसी, दो व्यूह स्वामी, ने अपनी हाथ की मुहरें बदल दी और अपने पैरों के नीचे आत्मव्यूहों में अपनी संत शक्ति डाली। अगले ही पल त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर दबाव और प्रतिबंध गायब होते हुए महसूस किया, जिससे वह अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर सका। दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह और पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह की अध्यक्षता करते हुए दो व्यूह स्वामी के साथ त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से प्रभावित नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक और कदम आगे बढ़ाया और दर्पण झील की सतह पर कदम रखा, जिससे उसके पैरों की तलवों से लहरों का एक चक्र फैल गया। उसी समय विशाल कठपुतली की आंखें, जो अब तक नहीं हिली थी, अचानक लाल चमक उठी और उसने अपना मुंह खोला। लाल रोशनी की एक किरण थूकते हुए जो सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चली गई। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अपरिवर्तित रहा क्योंकि उसके पैर चमके और उसका शरीर गायब हो गया। जब वह पहले कठपुतली की क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था तो उसने इस चाल का कई बार उपयोग करते हुए देखा था, इसलिए उसके लिए इतनी आसानी से टकराना स्वाभाविक रूप से असंभव था। *खान, एक जोरदार धमाके के साथ लाल ऊर्जा की किरण दर्पण झील से टकराई, लेकिन इसने केवल एक बड़ी लहर पैदा की और दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को आराम मिल गया। जाओ! त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाया और अग्नि पक्षी कलाकृति आत्मा तुरंत दिखाई दी, जो कई दर्जन मीटर लंबी एक अजीब आग की लाल पक्षी में बदल गई जो सीधे विशाल कठपुतली की ओर दौड़ पड़ी। कठपुतली ने तुरंत अपने हाथ में विशाल गहरा काला छड़ी उठाया और उसे कलाकृति आत्मा की ओर तोड़ दिया। जहां कहीं भी विशाल छड़ी गुजरी, यह अपने साथ एक सिसकती हुई हवा लेकर आई। इसकी शक्ति इतनी महान थी कि यह एक भूस्खलन या सुनामी की तरह थी, जिससे हर कोई फीका पड़ गया। छड़ी के एक झटके के साथ कलाकृति आत्मा का शरीर तुरंत ढह गया, लेकिन चूंकि कलाकृति आत्मा एक भौतिक संस्था नहीं थी, इस तरह के हमले का इस पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। बिखरी हुई लपटें फिर से एक साथ जमा हो गईं, ऐंठन करते हुए और एक बार फिर से अग्नि पक्षी के आकार में बदल गईं। अगले ही पल कलाकृति आत्मा ने अपना मुंह खोला और धोने के टब के आकार के अग्निगोलों की एक श्रृंखला थूक दी, जिनमें से प्रत्येक विशाल कठपुतली की ओर आश्चर्यजनक गति के साथ टूट गया। एक हिंसक धमाके के साथ विशाल कठपुतली को वास्तव में इन अग्निगोलों द्वारा पीछे धकेल दिया गया। उसका विशाल शरीर थोड़ा सा पीछे झुक गया। इस तरह का एक झटका झेलने के बाद विशाल कठपुतली गुस्से में लगने लगी और उसकी आंखों में लाल रोशनी और भी तीव्र हो गई क्योंकि उसने अग्नि पक्षी को घूरना शुरू कर दिया, अपने हाथ में विशाल छड़ी हिलाते हुए जब वह अग्नि पक्षी के साथ लड़ी। एक पल में अनगिनत छड़ी की छायाएं दिखाई दी और लाल ऊर्जा किरणें और झुलसने वाले अग्निगोलों ने आसमान को भर दिया। ये दोनों अजीब अस्तित्व थे, लेकिन इस क्षण में वे एक भयंकर लड़ाई में बंद थे। कलाकृति आत्मा विशाल काली छड़ी से नहीं डरती थी, लेकिन वह लाल ऊर्जा किरणों से कुछ हद तक सतर्क थी। एक बार जब कठपुतली ने इस तरह का हमला जारी किया तो कलाकृति आत्मा के पास चक्कर लगाने और जवाबी हमले का एक अवसर तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश था। जब वह पहले प्रयोग कर रहा था तो कलाकृति आत्मा ने भी बहुत योगदान दिया था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कठपुतली बदला लेगी। इस क्षण में इसने वास्तव में उसे अनदेखा कर दिया और केवल कलाकृति आत्मा पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो बिल्कुल वही था जो त्रिपाठी जीवप्ती चाहता था। एक अवसर को पकड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ से एक सुनहरा धागा फेंका और उसे सीधे कठपुतली की बाईं आंख की ओर दाग दिया। एक जोरदार टकराव के साथ हालांकि अजेय सुनहरा धागा ने दूसरे पक्ष की बाईं आंख पर सटीक रूप से मारा, लेकिन यह इससे पहले कि सुनहरा धागा वापस उछल जाए केवल एक पल के लिए चमका।
त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, लेकिन उसी क्षण एक धीमी चीख उसके कानों तक पहुंची, भाई त्रिपाठी, सावधान रहें। जैसे ही ये शब्द गिरे, त्रिपाठी जीवप्ती ने कठपुतली को अपनी विशाल छड़ी घुमाते हुए और उसे उसकी ओर तोड़ते हुए देखा। विशाल छड़ी से हत्यारे का इरादा लगभग आसपास के अंतरिक्ष को जमा दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जैसे ही वह चक्कर लगाने वाला था, उसने अचानक पता लगाया कि उसके पैरों के नीचे दर्पण झील एक अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। तुरंत साफ दर्पण झील किसी चीज से उलझन में लगने लगी और अचानक मैला हो गई। अगले ही पल मैला झील के पानी की कई धाराएं लुढ़क गईं और एक बार ड्रैगन के आकार में बदल गईं, जो तब विशाल छड़ी की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय उसके चारों ओर प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए। प्रकाश के ये धब्बे हवा में नाचते हुए जुगनुओं की तरह थे। पहले उनमें से केवल कुछ ही थे, लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने आसमान को भर दिया। टिड्डियों के एक झुंड की तरह प्रकाश के ये धब्बे विशाल छड़ी की ओर दौड़ पड़े और कीड़ों की तरह से चिपक गए। एक दर पर जो नंगी आंख को दिखाई देती थी, विशाल छड़ी के झूलने की गति वास्तव में बहुत कम हो गई। दर्पण झील से बाहर निकले कीचड़ ड्रैगन विशाल छड़ी से टकराए और सीधे बिखर गए, लेकिन इससे विशाल छड़ी की ताकत भी कम हो गई। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा खुशी से चमक उठा। अभी का दृश्य जाहिर तौर पर इस जगह में दो आत्मव्यूहों का परिणाम था। त्रिपाठी जीवप्ती का अपने दिल में दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह और पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह का मूल्यांकन फिर से बढ़ गया, जिससे वह कठपुतली को मारने में और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। जब तक तय है और डूसीसी ईमानदारी से उसके साथ सहयोग करेंगे, इस जगह को छोड़ने की उनकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। विशाल छड़ी अभी भी नीचे झूल रही थी, लेकिन दो आत्मव्यूहों के साथ इसे रोकने के साथ त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही शांत भाव से इससे बच चुका था। एकल विचार के साथ अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा लिप्टों के एक समूह में बदल गई, कठपुतली के चारों ओर लिपटी और उसे जोरदार ढंग से जला दिया। त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि कलाकृति आत्मा इस कठपुतली को जलाने में सक्षम होगा। वह नहीं जानता था कि इस कठपुतली को किस तरह की सामग्री से परिष्कृत किया गया था, लेकिन यह आग, पानी, ब्लेड और भाले के लिए अभेद्य थी। भले ही कलाकृति आत्मा ने सूर्य की सच्ची अग्नि की शक्ति का एक निशान परिष्कृत कर लिया था, यह इसे पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती बस कठपुतली के अंदर आत्मा की फुसफुसाहट कहाँ छिपी हुई थी, ये जानने के लिए कलाकृति आत्मा के विशेष रूप पर भरोसा करना चाहता था। कलाकृति आत्मा का शरीर जल रहा था, लेकिन विशाल कठपुतली थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके बजाय कलाकृति आत्मा के बिना अपना ध्यान आकर्षित किए इसने तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी नजर डाली और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चलना शुरू कर दिया। केवल 2 कदम उठाने के बाद दर्पण झील में अचानक एक विशाल भंवर दिखाई दिया और उसके बड़े पैरों में से एक को चूस लिया, जिससे कठपुतली का शरीर झुक गया, जाहिर तौर पर गिरने वाला था। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती इस अवसर को कैसे चूक सकता था। अपना हाथ बाहर फैलाकर उसने अपनी संत शक्ति को धक्का दिया और कठपुतली के सिर की ओर एक आसमान ढकने वाला हाथ भेज दिया। ये कहा जाना चाहिए कि कहे और डूसीसी के 2 आत्मव्यूहों ने त्रिपाठी जीवप्ती की बहुत मदद की थी। पहले जब वह कठपुतली की क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था, तो वह लगातार खतरे में था, लेकिन अब उन तीनों के सहयोग से वह बिना किसी बोझ के आसानी से इस कठपुतली से निपट सकता था। ऐसी परिस्थितियों में त्रिपाठी जीवप्ती को केवल कठपुतलियों के हमलों से बचने की जरूरत थी, जबकि वह कलाकृति आत्मा द्वारा प्रसारित जानकारी पर अपना कुछ ध्यान भटका रहा था। जब तक वह आत्मा तत्व के छिपने के स्थान को ढूंढ सकता था, वह उस स्थान पर लापरवाही से हमला कर सकता था और उसे नष्ट कर सकता था। एपिसोड नंबर 1354। दर्पण झील में भावरों द्वारा रोके गए कठपुतली स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती का आसमान ढकने वाला हाथ कठपुतली के शरीर पर सटीक रूप से लगा। एक जोरदार धमाके के साथ कठपुतली, जो पहले से ही अस्थिर थी, सीधी जमीन पर गिर गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से 2 कदम पीछे हटाए और फिर से हमला नहीं किया। उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात कठपुतली से निपटना थी। इससे पहले कि वह कठपुतली को चलाने वाली आत्मा की फुसफुसाहट को ढूंढ पाता, कोई भी हमला व्यर्थ होगा। कहे और डूसीसी जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती के इरादों को समझ गए और अपने आत्मव्यूहों की शक्ति को मजबूत करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। अचानक दर्पण झील में और भावर दिखाई दिए और आसमान को भरने वाली रोशनी घनी हो गई। 2 आत्मव्यूहों द्वारा प्रतिबंधित कठपुतली कुछ समय के लिए उठने में असमर्थ थी और उसकी गहरी लाल आंखें लगातार चमक रही थीं। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन रहा, क्योंकि वह कठपुतली की हरकतों को घूर रहा था, जबकि चुपचाप कलाकृति आत्मा की हरकतों को महसूस कर रहा था। उसी समय उसने कठपुतली के शरीर की लगातार जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना को भी अलग कर दिया। उसके विचार में चूंकि कठपुतली के शरीर में आत्मा की एक फुसफुसाहट छिपी हुई थी, तो कुछ असामान्य होना चाहिए। इस तरह की असामान्य बात केवल अपनी दिव्य चेतना पर भरोसा करके ही खोज की जा सकती थी। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती जांच कर रहा था, एक और बदलाव हुआ। पूरी झील अचानक अशांत हो गई, क्योंकि कठपुतली, ये देखकर कि वह तुरंत नहीं उठ सकती, ने गुस्से में अपनी विशाल काली छड़ी हिलाई और अंधाधुंध चारों ओर तोड़ दिया। इस तरह का हमला त्रिपाठी जीवप्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जब कहे ने ये देखा तो उसका रंग नाटकीय रूप से बदल गया। कोई अन्य कारण नहीं था। पहले आत्मगठन की अधिकतम शक्ति सुनिश्चित करने के लिए
उसके द्वारा स्थापित आत्मगठन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बड़ा नहीं था। अगर कठपुतली इस तरह चारों ओर तोड़ देती तो यह उन छिपे हुए आत्मगठन को नष्ट कर सकती थी। एक बार जब उनमें से एक को नुकसान पहुंचा तो पूरा आत्मगठन ढह जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि कठपुतली के भयंकर हमलों के विशाल बल ने गठन को भी थोड़ा सा प्रभावित किया था। अगर अकेले छोड़ दिया जाता तो गठन ज्यादातर संभावना है कि कुछ ही समय में अपने आप गिर जाएगा। निराशा के एक पल में कई केवल आत्मव्यूहों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कठपुतली के दमन को धीमा कर सका। डूसीसी की स्थिति भी वही थी। अंतिम उपाय के रूप में वे केवल पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह की शक्ति को कमजोर कर सकते थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह की चीज का सामना नहीं किया था और खुद को उदास महसूस करने से नहीं रोक सके। आसमान को भरने वाली रोशनी जुगनुओं की तरह और दर्पण झील में भावर तुरंत कम हो गए। कुछ रोकने वाली शक्ति के बिना कठपुतली ने अब विशाल छड़ी को यादृच्छिक रूप से नहीं हिलाया। यह अपने हाथों और पैरों पर चढ़ गया। जैसे ही यह खड़ा हुआ, इसने त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरना शुरू कर दिया और फिर अपने पैरों के नीचे दर्पण झील को घूरना शुरू कर दिया। इसने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। जल्द ही बाद इसने अपना मुंह चौड़ा खोला और एक भनभनाहट की आवाज के साथ इसने ततैया जैसी चीजें थूक दी। वे चीजें केवल एक मुट्ठी के आकार की थीं, लेकिन उनमें से सैकड़ों थे। वे एक गेंद में इकट्ठा हुए और हवा में कुछ देर तक चक्कर लगाने के बाद वे तुरंत त्रिपाठी जीवोक्ति पर झपट पड़े। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। ये पहली बार था जब उसे पता चला था कि कठपुतली के पास ऐसी अजीब क्षमता थी। पहले जब वह इसका परीक्षण कर रहा था तो कठपुतली ने इन ततैयों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। अपनी दिव्य चेतना के साथ क्षेत्र को साफ करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा डूब गया, क्योंकि उसने पता लगाया कि ये ततैया सभी छोटी कठपुतलियां थीं और उनमें से प्रत्येक एक अजीब आभा उत्सर्जित कर रहा था। स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति इन ततैयों को अपने करीब आने नहीं दे सकता था। उसके हाथ में राक्षसी लपटें उमड़ पड़ी, क्योंकि एक काली तलवार दिखाई दी और उसने उसे घुमाया, तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला भेजते हुए। एस्टरस खान खान खान, एक अप्रत्याशित दृश्य दिखाई दिया। ये ततैया असाधारण रूप से शक्तिशाली लगते थे, लेकिन जब तलवार की रोशनी उनके संपर्क में आई तो वे टूट गए, जैसे कि वे एक वार का सामना नहीं कर सकते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति का माथा और भी झुक गया, क्योंकि ये ततैया उसके हमले के कारण नहीं बल्कि उनके अपने आत्मविस्फोट के कारण फटे थे। प्रत्येक ततैया के आत्मविनाश ने ऊर्जा का एक सदमे की लहर बनाई। इतना ही नहीं, ततैया के फटने के बाद हवा में एक पीला धुंध दिखाई दिया। ये धुंध एक साथ जुड़ गया और जल्दी से पूरे अंतरिक्ष को ढक लिया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गलती से इस धुंध का एक मुंह सांस लिया और तुरंत चक्कर आने लगा। चौंक कर उसने जल्दी से चिल्लाया, ये जहरीला है, अपनी सांस रोको। जैसा कि उसने बात की, उसके हाथ में एक गहरा काला राक्षसी ज्वाला गोला दिखाई दिया और उसने उसे पीले धुंध पर फेंक दिया। जहां कहीं भी राक्षसी ज्वाला गुजरी, पीला धुंध दूर हो गया। हालांकि पीला धुंध जहरीला था, लेकिन यह राक्षसी ज्वाला के जलने का विरोध करने में असमर्थ था। कैहे और डूसीसी को आखिरकार राहत मिली। जब उन्होंने अभी त्रिपाठी जीवोक्ति की चीख सुनी तो वे दोनों किनारे पर थे, डर रहे थे कि कुछ अप्रत्याशित होगा। पीले धुंध को जलते हुए देखकर वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुए और तुरंत आत्मव्यूह को चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। त्रिपाठी जीवोक्ति हालांकि थोड़ा भी आराम नहीं किया। उसने तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला भेज दी, सभी ततैया जैसी कठपुतलियों को काट दिया और फिर पीले धुंध को जलाने के लिए राक्षसी ज्वाला का उपयोग किया। चूंकि इस कठपुतली के पास ऐसा तरीका था, यह निश्चित था कि उसके पास अन्य मजबूत तरीके थे। एक लंबी रात समस्याओं से भरी हुई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति चुपके से चिंतित था। 100 से अधिक ततैया कठपुतलियां थोड़ी देर में मारी गईं और उनमें से सभी को साफ कर दिया गया। लेकिन इस क्षण में त्रिपाठी जीवोक्ति का रंग थोड़ा बदल गया, जिससे तुरंत खुशी का एक भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसे अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा से एक संदेश मिला था। इसने कठपुतलियों को चलाने वाली आत्मा तत्व के छिपने के स्थान को ढूंढ लिया था। जैसा कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने उम्मीद की थी, आत्मा तत्व कठपुतली की छाती में थी। चूंकि कठपुतली की सभी गतिविधियां इस आत्मा तत्व द्वारा चलाई जाती थी, कलाकृति आत्मा ने आखिरकार अपनी लगातार जांच के तहत कुछ सुराग ढूंढ लिए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें क्रूरता के एक निशान से चमक उठी और एक एकल विचार के साथ कलाकृति आत्मा, जो कठपुतली के चारों ओर लिपटी हुई थी, अपने अग्निपक्षी रूप में बदल गई और कठपुतली के सिर के ऊपर उड़ गई, लगातार उस पर हमला करने और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्निगोले थूकते हुए। त्रिपाठी जीवोक्ति दूसरी ओर कठपुतली की छाती को घूर रहा था, और जबकि ये कलाकृति आत्मा से निपटने में व्यस्त थी, त्रिपाठी जीवोक्ति का शरीर चमका, क्योंकि वह कठपुतली की ओर दौड़ पड़ा, हवा में ऊंचा उछला और अपनी मुट्ठी को उसकी छाती की ओर तोड़ दिया। एक धमाके के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति एक विशाल बल द्वारा वापस उछल गया, लेकिन कठपुतली की छाती अक्षुण्ण रही, यहाँ तक कि उस पर एक निशान भी नहीं छोड़ा। यह मुक्का सिर्फ एक परीक्षण था और इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए उसने चिल्लाया, तुम दोनों अपने आत्मव्यूहों की शक्ति को उनकी अधिकतम सीमा तक धकेल दो। हम सफल होते हैं या विफल, यह इस पर निर्भर करेगा। ये सुनकर कैहे और डूसीसी ने अब और संकोच नहीं किया और अपनी संत शक्ति को उनकी सीमाओं तक धकेल दिया।
पूरी तरह से दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह और पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह को सक्रिय करते हुए। एक पल में आसमान को भरने वाली रोशनी फिर से दिखाई दी और दर्पण झील की सतह पर विभिन्न आकार के भंवर दिखाई दिए। कीचड़ ड्रैगन दर्पण झील से बाहर निकले और कठपुतली के किनारे पर उड़ गए, उसके अंगों को उलझाते हुए और उसके हरकतों को सीमित करते हुए। अग्नि पक्षी के हमले के साथ संयुक्त कठपुतली तुरंत एक नुकसान में गिर गई, लेकिन उसके हाथ में विशाल काली छड़ी एक बार फिर से अंधाधुंध चारों ओर हिल गई। लेकिन इस बार कैहे और डूसीसी ने इसे अनदेखा कर दिया और फिर भी अपने आत्मव्यूहों की शक्ति को आराम नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने कठपुतली की गति को बहुत कम करते हुए देखा और उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ में राक्षसी ज्वाला तलवार को आगे बढ़ाया, एक तलवार की लहर भेजते हुए जो कठपुतली की छाती से टकराए। चिंगारियां उड़ी और तलवार की लहर गायब हो गई, लेकिन कठपुतली की छाती अपरिवर्तित रही। कैहे और डूसीसी दोनों ने इस दृश्य को देखते हुए महसूस किया कि उनके दिल उनकी छाती के नीचे तक डूब गए हैं। हालांकि वे दोनों कठपुतली की हरकतों को रोकने के लिए अपने आत्मव्यूहों की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। अगर त्रिपाठी जीवप्ती कठपुतली की रक्षा को नहीं तोड़ सकता तो यह एक पूरी विफलता होगी। वर्तमान स्थिति ने उन्हें बहुत अधिक विचार करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वे केवल अपनी सारी उम्मीदें त्रिपाठी जीवप्ती पर लगा सकते थे और चुपके से प्रार्थना कर सकते थे कि उसके पास और भी चालें हों। लेकिन उनकी निराशा के लिए त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में कठपुतली की छाती की ओर एक और काली तलवार की लहर भेज दी। अगले ही पल वे दोनों आश्चर्यचकित और हैरान थे, क्योंकि उस हमले ने वास्तव में कठपुतली के शरीर पर एक उथला निशान छोड़ दिया था। हालांकि यह निशान बहुत छोटा था, लेकिन यह पहली बार था जब उन तीनों ने वास्तव में कठपुतली को कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाया था। इससे स्वाभाविक रूप से कैहे और डूसीसी बहुत खुश हुए, और जब उन्होंने फिर से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा तो वे प्रशंसा के भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। ये कठपुतली का शरीर अत्यधिक मजबूत था। भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण नहीं किया, वे त्रिपाठी जीवप्ती और कलाकृति आत्मा के पिछले हमलों से बता सकते थे कि उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी भी इसे कोई नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती ने बस वही किया था। इसका मतलब ये था कि उसके पास कठपुतली के शरीर को नष्ट करने और अंदर छिपी हुई आत्मा को नष्ट करने का एक मौका था। उत्साहित महसूस करते हुए उन्हें महसूस हुआ जैसे उन्होंने भोर से पहले रोशनी देखी हो और त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति महान उम्मीदों से भरे हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कठपुतली की छाती पर छोटे निशान को देखा और उसका चेहरा थोड़ा सा डूब गया। अभी का हमला अंतरिक्ष शक्ति से संघनीभूत एक अंतरिक्ष ब्लेड था, और हालांकि ये तलवार की लहर के समान लगता था, ये वास्तव में काफी अलग था। अंतरिक्ष ब्लेड को त्रिपाठी जीवप्ती का तुरूप का पत्ता कहा जा सकता था। यह अपने रास्ते में सब कुछ निगलने में सक्षम था और अकथनीय शक्ति रखता था, लेकिन यह अभी भी कठपुतली को इतना ही नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। अगर वह पूरी तरह से इसकी छाती को तोड़ना चाहता था तो उसे एक ही समय में कम से कम 100 अंतरिक्ष ब्लेड भेजने की जरूरत होगी। क्या कैहे और डूसीसी इतने लंबे समय तक इसे रोकने में सक्षम होंगे? यह नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती को इन दोनों पर भरोसा नहीं था, लेकिन ये कठपुतली बस निपटना बहुत मुश्किल थी। इसकी विशाल छड़ी ने न केवल त्रिपाठी जीवप्ती के करीब आना मुश्किल कर दिया, बल्कि ये दो आत्मव्यूहों को भी बाधित कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्मव्यूह टूट जाएंगे और त्रिपाठी जीवप्ती एक ही जगह पर सटीक रूप से मारने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब इसकी चिंता करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा ठंडा हो गया और उसे अब और कोई संकोच नहीं था कठपुतली की छाती पर निशान की ओर अंतरिक्ष ब्लेड की एक श्रृंखला भेजते हुए। चुपचाप तलवार की लहर के विपरीत जो कठपुतली के शरीर से टकराई, अंतरिक्ष ब्लेड ने बिल्कुल भी कोई शोर नहीं किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कठपुतली की छाती पर घाव धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन इसके विपरीत कैहे और डूसीसी के चेहरे फीके पड़ गए और उनके शरीर थोड़ा सा कांप रहे थे। आत्मव्यूह की शक्ति को बनाए रखने के लिए उन दोनों ने अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी थी और यहाँ तक कि बहुत सारी पुनर्स्थापनात्मक गोलियां भी ली थी, लेकिन उनकी संत शक्ति अभी भी उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जो बात और भी अधिक चिंतित थी वह ये थी कि कठपुतली के लंबे संघर्ष और हमलों के बाद दो आत्मव्यूहों की स्थिरता बहुत प्रभावित हुई थी और खतरनाक हो गई थी। चाहे वह दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह द्वारा उत्पादित भंवर और मैला कीचड़ ड्रैगन हो या पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह द्वारा उत्सर्जित जुगनू जैसी रोशनी, दोनों की संख्या तेजी से घट रही थी। नतीजतन कठपुतली पर प्रतिबंध बहुत कम हो गए और त्रिपाठी जीवप्ती के हमले अक्सर अपने लक्ष्य को मारने में विफल रहे, जिससे वह परेशान महसूस करने लगा। तीनों लोगों की चिंता और लाचारी की तुलना में कठपुतली अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी विशाल छड़ी हिलाई, अग्नि पक्षी भी उसके करीब नहीं आ सका। ये केवल उसके चारों ओर चक्कर लगा सकता था और शुद्ध अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा से उस पर हमला कर सकता था, उसका ध्यान आकर्षित करते हुए। एपिसोड नंबर 1355। प्राचीन खंडहरों के अंदर गोलद्वार के सामने त्रिपाठी जीवप्ती लगातार कठपुतली की छाती की ओर अंतरिक्ष ब्लेड जारी कर रहा था। दर्पण झील कीचड़ ड्रैगन व्यूह और पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह के प्रभाव में कठपुतली संघर्ष करते हुए चलने की कोशिश करते हुए केवल अपनी विशाल छड़ी को अंधाधुंध चारों ओर घुमा सकती थी। इस प्रकार भले ही त्रिपाठी जीवप्ती अक्सर एक ही जगह पर मारने में असमर्थ था, लेकिन इस लगातार खपत के तहत कठपुतली की छाती पर लगभग 3 सेंटीमीटर गहरी एक दरार दिखाई दी। फिर भी कठपुतली थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुई। दूसरी ओर
त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य दो ने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। कहने की जरूरत नहीं है कि कैहे और डूसीसी ने आत्मव्यूह को बनाए रखने के लिए लगभग अपनी शक्ति खत्म कर दी थी। त्रिपाठी जीवप्ती के अंतरिक्ष ब्लेड ने भी उसके शरीर पर एक बड़ा बोझ डाला था। एक या दो बार कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सैकड़ों या हजारों बार के बाद उसका ज्ञान सागर लगभग सूख गया था। अगर 7 रंगों वाला आत्मा गर्म कमल उसकी आत्मा को पोषण नहीं दे रहा होता, तो इस तरह के ओवरड्राफ्ट ने उसे अमित नुकसान पहुंचाया होता। एक बार फिर से अपनी आत्मा को बहाल करने के लिए एक गोली निकालकर और उसे अपने मुंह में डालकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखें कठपुतली की छाती पर दरार पर टिकी रही क्योंकि उसने अंतरिक्ष ब्लेड की एक और लहर भेज दी। एस्टरस कचा, बगल से एक हल्की आवाज आई। कैहे का विस्मयादिबोधक जल्द ही पीछा किया, भाई त्रिपाठी, हम और नहीं रुक सकते। उसकी आवाज अकथनीय चिंता से भरी हुई थी क्योंकि उनके द्वारा व्यवस्थित आत्मव्यूह ढहने के कगार पर था और किसी भी समय टूट सकता था। एक बार जब आत्मव्यूह टूट जाता तो कठपुतली की गति को रोकने के लिए आत्मव्यूह की शक्ति के बिना उन तीनों को इस बार विफल होने की सबसे अधिक संभावना होगी। हालांकि वापसी करने का अभी भी एक मौका था। कठपुतली की असामान्य गति के साथ यह अनिश्चित था कि वह और डूसीसी भागने में सक्षम होंगे या नहीं। इसके अलावा इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से विफल नहीं होना चाहता था। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, एक और हल्की चटकने की आवाज आई और तुरंत अनगिनत जुगनू जैसी रोशनी जो दुनिया को भर रही थी अचानक गायब हो गई, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में नहीं थी। दूसरी ओर डूसीसी का सुंदर चेहरा झटके से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने हाथ में आत्मव्यूह के आधार को घूरना शुरू कर दिया। उसके परिवार के बड़ों द्वारा उसे दिया गया यह आत्मव्यूह इस क्षण में टूट गया था और अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। पेंटिंग ग्राउंड जेल गठन जो उसने बिछाया था कैहे के भव्य गठन से पहले टूट गया। दिल के दर्द को महसूस करने के अलावा वह भी अत्यंत हैरान था। पेंटिंग पृथ्वी जेल व्यूह की सहायता के बिना दर्पण झील द्वारा उत्पादित भंवर और कीचड़ ड्रैगन कठपुतली की हरकतों को बिल्कुल भी सीमित नहीं कर सकते थे। कठपुतली को कीचड़ ड्रैगन के उलझाव से मुक्त होते हुए और दर्पण झील पर भंवरों को चूर चूर करते हुए देखकर इससे पहले कि वह डूसीसी की ओर अपनी लाल आंखें मोड़ता जो अभी भी जगह पर खड़ी थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना दिल कठोर कर लिया और अपने अंतरिक्ष छल्ले को पोंछ दिया, हवा से बाहर एक चित्रमय कलाकृति बुलाते हुए। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने पागलपन से इसमें अपनी संत शक्ति डाली, भ्रामक पहाड़ की चोटियां एक के बाद एक दिखाई देने लगी। 100 पहाड़ों का चित्र। 100 पहाड़ों का चित्र एकमात्र अपमानजनक कलाकृति थी जो त्रिपाठी जीवप्ती के पास थी, क्योंकि लड़ाई में त्रिपाठी जीवप्ती एक कलाकृति की शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना पसंद करता था, इसलिए उसके पास कभी भी कोई अपमानजनक कलाकृति नहीं थी। ये 100 पहाड़ों का चित्र भी एक अद्वितीय कलाकृति थी जिसने उसे इसे अपने शरीर में परिष्कृत करने की अनुमति दी थी। कठपुतली का सामना करते समय त्रिपाठी जीवप्ती ने 100 पहाड़ों का चित्र नहीं बुलाया, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पल में आसमान विभिन्न आकारों की भ्रामक पहाड़ की चोटियों से भर गया। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती ने लगभग कलाकृति की स्थिरता को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती 30 से 40 को बुलाया। यह उसकी सीमा थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही वे पहाड़ भ्रम दिखाई दिए, वे गरजने लगे और कठपुतली की ओर टूट पड़े। कठपुतली ने अपनी विशाल छड़ी हिलाई और सभी पास के पहाड़ों को उसके महान बल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। एक भी पहाड़ उसके शरीर के करीब नहीं आ पाया। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें भयंकर रूप से चमक उठी क्योंकि उसने अपनी दिव्य चेतना भेज दी, पहाड़ भ्रम को वापस बुलाते हुए जो फिर से दूर भेज दिए गए थे। इस बार हालांकि ये पहाड़ भ्रम कठपुतली पर नहीं टूटे, बल्कि इसके चारों ओर चक्कर लगाए, इसे पूरी तरह से सील कर दिया। मेरे लिए विस्फोट करो, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द गिरे, बड़े और छोटे पहाड़ भ्रम ने अचानक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव जारी किया और एक चमकदार रोशनी खिल गई, पूरी दुनिया को रोशन करते हुए जैसे कि यह दिन का समय हो। कैहे और डूसीसी सीधे उसकी ओर देख भी नहीं सकते थे। एस्टरस खान खान खान, एक पृथ्वी हिलाने वाली ऊर्जा उतार चढ़ाव बाहर निकल गया और हवा के एक झटके ने कैहे और डूसीसी को दूर भेज दिया। यहाँ तक कि आसपास छिपे हुए आत्मव्यूह उपकरण भी सदमे की लहरों द्वारा बह गए थे। ऊर्जा उतार चढ़ाव कम होने के बाद एक फटी हुई चित्रमय कलाकृति आसमान से गिर गई। ये 100 पहाड़ों का चित्र था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले बुलाया था, लेकिन इस क्षण में इस 100 पहाड़ों के चित्र ने अपनी सारी आत्मा खो दी थी और इस पर मूल रूप से मौजूद पहाड़ की चोटियां सभी गायब हो गई थी। इससे पहले कि यह जमीन पर गिर सकता, यह अचानक धूल में बदल गया और इस दुनिया से गायब हो गया। एक कलाकृति ने आत्मविनाश कर दिया था। हर कलाकृति के पास इस तरह की शक्ति नहीं होती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को जो 100 पहाड़ों का चित्र मिला था वह बस इसी पर कब्जा कर गया था। जिसकी बात की जाए, 100 पहाड़ों के चित्र ने इसे प्राप्त करने के बाद वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती की बहुत मदद की थी और इसका ग्रेड कम नहीं था, जो एक उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति था। हालांकि कठपुतली की हरकतों को सीमित करने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती इस कलाकृति के साथ कंजूस नहीं हो सकता था, इसलिए उसके पास 100 पहाड़ों के चित्र को आत्मविनाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा डूसीसी, जिसे इसने निशाना बनाया था, वह भागने में सक्षम नहीं होती।
जब त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से 100 पहाड़ों के चित्र पर अपनी आंखें ठीक की तो वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका, इससे पहले कि उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव दिखाई देता, क्योंकि कठपुतली को 100 पहाड़ों के चित्र के आत्मविनाश से फिर से जमीन पर गिरा दिया गया था। और इस बार ऐसा लगता था कि इसे कुछ नुकसान हुआ था, क्योंकि यह कुछ देर के लिए जमीन पर अचल पड़ा रहा। उसी समय उसकी छाती पर दरार से एक अजीब लाल रोशनी चमकी। एक उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति के आत्मविनाश की शक्ति जाहिर तौर पर असाधारण थी। उसका भाव चमकता हुआ त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत आगे बढ़ा और पलक झपकते ही कठपुतली के सामने पहुंच गया। उसकी छाती पर कूदते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत उसकी छाती पर 3 मीटर गहरी दरार पर अंतरिक्ष ब्लेड की एक श्रृंखला निकाली। इतनी नजदीकी दूरी पर और कठपुतली के पास थोड़ा सा भी प्रतिरोध या टालमटोल नहीं होने के साथ त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्य को मारने में सक्षम था। प्रत्येक अंतरिक्ष ब्लेड ने सटीक रूप से एक ही जगह पर मारा, जिससे दरार नंगी आंख को दिखाई देने वाली एक दर पर गहरी और चौड़ी हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में खुशी का एक संकेत चमक उठा, क्योंकि उसने महसूस किया कि जब तक उसे थोड़ा और समय दिया जाता वह निश्चित रूप से कठपुतली की छाती को पार करने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कठपुतली की सतर्कता और निगरानी को भी आराम नहीं दिया, अंतरिक्ष ब्लेड को संघनीभूत करना जारी रखा और साथ ही कठपुतली की हरकतों की जांच की। 20 सांस के समय के बाद कठपुतली की आंखें अचानक चमक उठी और उनमें से एक गहरी लाल रोशनी निकल गई, एक भयंकर जानवर की आंखों की तरह, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती कांप उठा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सहज रूप से खतरे का एक एहसास महसूस किया और उसके बाल खड़े हो गए। उसके सिर के पीछे हवा के एक झटके को देखते हुए वह जल्दी से किनारे पर लुढ़क गया, एक और अंतरिक्ष ब्लेड संघनीभूत किया और उसे दरार की ओर काट दिया। उसी समय उसने एक मुक्का फेंक दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की मुट्ठी और अंतरिक्ष ब्लेड लगभग एक ही समय में दरार से टकराए। एस्टरस कुछ टूटने की आवाज आई और त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने अपनी दिव्य चेतना के साथ अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा को एक आदेश भेजा। अग्निपक्षी ने एक कुरकुरा रोना छोड़ा और दरार की ओर नीचे झपटा। उसी समय कठपुतली का विशाल हाथ, जो लगभग पूरे आसमान को ढक रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती की ओर निकल गया। भयानक हथेली को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन रहा, टालमटोल करने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं दिखा। ऐसा नहीं था कि वह चकमा नहीं देना चाहता था, बल्कि वह बस ऐसा करने की ताकत नहीं जुटा सका। उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे वह अलग होने वाला हो। अंतरिक्ष ब्लेड का इतनी बार उपयोग करने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर एक अकल्पनीय बोझ पड़ा था। अब जहां तक वह देख सकता था, वह मुश्किल से अपने सामने की दुनिया को देख सकता था। हालांकि चकमा देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले ही पल अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा दरार से गुजर गई, जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने बड़ी मेहनत से खोला था और कठपुतली के शरीर में दौड़ पड़ी, झुलसाने वाली गर्मी के साथ फूटते हुए और कठपुतली को अंदर से जलाते हुए। लाल रोशनी दिखाई दी और कठपुतली के पूरे शरीर पर फैल गई, जैसे कि छोटे सांप चारों ओर रेंग रहे हों। लेकिन जल्द ही लाल रोशनी गायब हो गई और कठपुतली का विशाल हाथ हवा में रुक गया। एक कुरकुरा पक्षी रोना निकला, क्योंकि अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा कठपुतली के शरीर से बाहर निकली, थोड़ी देर के लिए त्रिपाठी जीवप्ती के सिर के ऊपर मंडराया और फिर उसके शरीर में चली गई। त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह फड़क उठा और उसके चेहरे पर थकान का एक भाव दिखाई दिया, क्योंकि वह सीधे जमीन पर लेट गया। दूसरी ओर कैहे और डूसीसी, जिन्हें 100 पहाड़ों के चित्र के विस्फोट से दूर भेज दिया गया था, ने बहुत अधिक नुकसान नहीं उठाया था। संघर्ष करते हुए उठते हुए उन्होंने कठपुतली की हरकतों के जमने का दृश्य देखा और एक दूसरे पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सके, सोचते हुए कि वहां क्या हो रहा था। जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी करने के बाद उन दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि वे नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती के साथ क्या हुआ था। वह अभी भी जीवित था, जिसका मतलब था कि कठपुतली चल नहीं सकती थी। अन्यथा त्रिपाठी जीवप्ती सुरक्षित और स्वस्थ कैसे हो सकता था। भले ही वे उत्साहित थे, उन दोनों को अभी भी कुछ डर महसूस हो रहा था। हालांकि वे जानते थे कि एक कठपुतली जो उत्पत्ति वापसी कोटिस्वामी को तुरंत मारने में सक्षम थी, उससे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था। उन दोनों ने इसकी मजबूती को कम आंका था। सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती का हमला प्रभावी था और उन दोनों के सहयोग से वे धीरे धीरे कठपुतली के शरीर पर पीसने में सक्षम थे और आखिरकार जीत गए। इस लड़ाई के बाद न तो कैहे और न ही डूसीसी में अब और बात करने की ऊर्जा थी। कैहे ने बस त्रिपाठी जीवप्ती को बुलाया और ये पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, उन तीनों ने अपनी सांस समायोजित करना शुरू कर दिया। आधे दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि उसने पर्याप्त ऊर्जा खर्च नहीं की थी, बल्कि वह एक रसायन शास्त्री था और उसके अंतरिक्ष छल्ले में अनगिनत पुनर्स्थापनात्मक दवाएं थीं। उसके सुनहरे रक्त में भी एक शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक क्षमता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दो व्यूहस्वामी की तुलना में तेजी से खुद को बहाल करने में सक्षम था। उन दोनों पर नजर डालते हुए और ये देखते हुए कि वे अभी भी ध्यान कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने उनका अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं दिखाया और इसके बजाय विशाल कठपुतली पर कूद गया, अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए और उसका निरीक्षण करते हुए। ऐसी कठपुतली जाहिर तौर पर कोई सामान्य चीज नहीं थी। यहाँ तक कि लियान परिवार भी इस तरह की अत्याचारी कठपुतली नहीं बना सकता था। एक पर एक लड़ाई में यहाँ तक कि फीजीतू जैसे स्वामी भी इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इस बार 3 संत राजा कोटिस्वामी इसे हराने में सक्षम थे, मुख्य रूप से 2 आत्मव्यूहों के कारण।
इन दो आत्मव्यूहों के बिना त्रिपाठी जीवोक्ति खुद को बचाने में सक्षम नहीं होता, इसे नष्ट करने की तो बात ही छोड़िए। ऊपर से नीचे तक इसकी छाती को छोड़कर कठपुतली के शरीर पर कोई अन्य घाव नहीं थे। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी दिव्य चेतना जारी की और इसे अपने अंतरिक्ष छल्ले में डालने की कोशिश में कठपुतली को लपेट लिया, लेकिन कोशिश करने के बाद कठपुतली अचल रही, जिससे त्रिपाठी जीवोक्ति आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा नहीं था कि उसकी दिव्य चेतना पर्याप्त मजबूत नहीं थी, बल्कि कठपुतली खुद इतनी भारी थी कि उसका अंतरिक्ष छल्ला भंडारण नहीं कर सका। एपिसोड नंबर 1356। हर चीज को एक अंतरिक्ष छल्ले में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। कभी कभी जो चीजें बहुत बड़ी या बहुत भारी थीं, उन्हें अंतरिक्ष छल्ले में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। ये कुछ विशेष खजानों के लिए भी मामला था, जैसे कि सूर्य का सच्चा सार जो त्रिपाठी जीवोक्ति और यानज्ञान को शव गुफा में मिला था। इसे एक अंतरिक्ष छल्ले में संग्रहित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे निकलने वाली गर्मी उस सीमा से कहीं अधिक थी जो एक अंतरिक्ष छल्ला सह सकती थी। एक बार जब इसे संग्रहित कर लिया जाता तो यह अनिवार्य रूप से अंतरिक्ष छल्ले को नष्ट कर देता। यह इस कारण से था कि यानज्ञान ने इस छल्ले को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास किया था। सख्ती से बोलते हुए उसके सामने की कठपुतली बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसे अभी भी एक अंतरिक्ष छल्ले में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि इसका वजन उससे कहीं अधिक था जितना त्रिपाठी जीवोक्ति ने कल्पना की थी। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों में आश्चर्य का एक निशान चमक उठा। जैसे ही वह इस पर विचार कर रहा था, कहे और डूसीसी भी थोड़ी दूरी से चलकर आए। अब जब लड़ाई खत्म हो गई थी तो लूट एकत्रित करने का समय आ गया था। हर कोई देख सकता था कि ये कठपुतली असाधारण थी, इसलिए दो व्यू स्वामी स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति को सभी लाभ नहीं लेने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी सांस समाप्त कर दी और त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ शामिल हो गए। भाई त्रिपाठी, ये कठपुतली शायद प्राचीन काल की एक कृति है और असाधारण मूल्य की है, कहे हंसते हुए बोला और सार्थक ढंग से कहा। हाँ, अगर हम इसे सक्रिय करने के तरीके को क्रैक कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत मददगार होगा। डूसीसी की सुंदर आंखें उत्तेजना से चमक उठी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी थोड़ी को सहलाया और उन दोनों को देखा। अपने विचारों को प्रकट नहीं किया, इसके बजाय हल्के से मुस्कुराया और पूछा, क्या आप दो इसमें रुचि रखते हैं? कहे ने एक खोखली हंसी दी, लेकिन डूसीसी ने अपने शब्दों को नहीं तोड़ा और बस कहा, बेशक, कौन इस तरह की अच्छी चीज को याद करना चाहेगा। भले ही हम इसे क्रैक करने का एक तरीका नहीं ढूंढ सकते, हम इस कठपुतली के माध्यम से कुछ प्राचीन कठपुतली परिष्कृत तकनीकों को सीखने में सक्षम हो सकते हैं। मैं दूसरों के लिए कहने की हिम्मत नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि लियान गुआंग इसमें बहुत रुचि रखेंगे। उसने जो कहा वह सच्चाई थी। इस तरह की कठपुतली, इसके मूल्य की परवाह किए बिना, इसका अनुसंधान मूल्य अकेले अपरिमेय था। अगर लियान परिवार, जो कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए प्रसिद्ध था, इसके बारे में सुनता तो वे निश्चित रूप से इसे याद नहीं करते। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि डूसीसी में थोड़ा सा युवा महिला का स्वभाव था, तीनों के मिलकर काम करने के बाद उसके बारे में उसकी धारणा में सुधार हुआ था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, हम तीनों ने इस लड़ाई में बहुत योगदान दिया, लेकिन केवल एक कठपुतली है, हम इसे कैसे विभाजित करें? कहे और डूसीसी ने एक दूसरे पर नजर डाली, कोई अच्छा विचार नहीं आ सका। दोनों के चेहरों पर कठिन भावों को देखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति हंसते हुए बोला और कहा, ये कैसा रहेगा? मुझे कठपुतली नहीं चाहिए, मुझे बस विशाल काली छड़ी चाहिए। आप दो आपस में चर्चा कर सकते हैं कि कठपुतली किसे मिलती है। बेशक, उस वरिष्ठ द्वारा पीछे छोड़ा गया अंतरिक्ष छल्ला भी है। बुढ़िया के कुचलकर मरने के बाद उसका अंतरिक्ष छल्ला कठपुतली के पैरों पर गिर गया। त्रिपाठी जीवोक्ति को इसे एकत्रित करने का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन अब ये बस इतना हुआ कि कठपुतली और विशाल छड़ी ने तीनों के लिए विभाजित करने के लिए 3 अंतरिक्ष छल्ले बनाए। किसी को नहीं पता था कि उसके अंतरिक्ष छल्ले के अंदर क्या था, लेकिन जीवन पुनरुद्धार जेड क्रीम की वह बोतल नकली नहीं हो सकती थी। आप केवल वह छड़ी चाहते हैं। डूसीसी ने कठपुतली के शरीर पर विशाल काली छड़ी पर नजर डाली। उसकी सुंदर आंखों में अनिच्छा का एक निशान चमक उठा। ईमानदारी से कहूं, वह देख सकती थी कि विशाल छड़ी का मूल्य निश्चित रूप से कठपुतली के मूल्य से कम नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति को इसे इस तरह देना उसे कुछ हद तक झिझक रहा था। लेकिन बुढ़िया के अंतरिक्ष छल्ले के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा लालची महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। कहे दूसरी ओर सहमत हुआ। अच्छा, भाई त्रिपाठी भी इस लड़ाई में मुख्य बलों में से एक थे और यहाँ तक कि कई करीबी कॉलों से बचने में भी कामयाब रहे। इस वितरण पर इस कय को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि उसने ऐसा कहा था, डूसीसी और क्या कर सकती थी? त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया और विशाल काली छड़ी की ओर चलकर गया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने हाथ बढ़ाया, उस पर हाथ रखा और ध्यान से इसकी जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। एक पल बाद त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव बदल गया और उसने अपनी सर्वशक्ति को विशाल काली छड़ी में डाला। एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी संत शक्ति को इसमें डाला, विशाल छड़ी, जो कई दर्जनों मीटर लंबी थी और पानी के पीपे जितनी मोटी थी, अत्यधिक तेज गति से सिकुड़ गई। पलक झपकते ही एक व्यक्ति जितनी लंबी हो गई। कहे और डूसीसी, जो कठपुतली और अंतरिक्ष छल्ले के वितरण पर चर्चा कर रहे थे, इस दृश्य से हक्का बक्का रह गए।
त्रिपाठी जीवप्ती ने समझ का एक भाव दिखाया। जब उसने पहली बार इस कठपुतली को देखा तो उसने इस विशाल छड़ी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, लेकिन बुढ़िया को कुचलकर मारने के बाद कठपुतली ने अचानक इसे बाहर निकाल दिया। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य हुआ था कि क्या ये विशाल छड़ी अपनी आकार को इच्छानुसार बदल सकती है, लेकिन अब जब उसने इसे आजमाया तो उसने पाया कि उसका अनुमान सही था। काली छड़ी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का भाव एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव दिखाई देता। त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि वह इस छड़ी को ठीक से पकड़ नहीं सका। इस विकल्प को चुनना सही चुनाव था, क्योंकि ये छड़ी शायद किसी तरह की असाधारण सामग्री से परिष्कृत थी। कठपुतली नष्ट हो गई थी, इसलिए छायांकित सितारे के तरीकों से इसकी मरम्मत करना असंभव था, इसलिए यह बेकार था। अधिकतम वह इसे लियान परिवार से कुछ संत क्रिस्टल और खजाने के लिए विनिमय कर सकता था। जहां तक बुढ़िया के अंतरिक्ष छल्ले में जीवन पुनरुद्धार जेड क्रीम की बात है, ये सिर्फ एक पतला उत्पाद था, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती काफी आत्मविश्वासी था कि इस रॉकेरी के अंदर कहीं एक शुद्ध जीवन पुनरुद्धार जेड क्रीम था। हालांकि वह अपने दिल में बहुत खुश था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, क्योंकि उसने अपनी संत शक्ति को छड़ी में डाला इससे पहले कि वह अपनी दिव्य चेतना जारी करता, ताकि इसे लपेट सके और इसे उस छल्ले में संग्रहित कर सके जिसे यान ज्ञान ने परिष्कृत किया था। ये छल्ला यहाँ तक कि सूर्य के सच्चे सार और 10,000 वर्ष पुरानी बर्फ सेट पादपीठ को भी संग्रहित कर सकता था, इसलिए इस असाधारण रूप से भारी छड़ी को संग्रहित करना स्वाभाविक रूप से केक का एक टुकड़ा था। त्रिपाठी जीवप्ती के अपना काम पूरा करने के बाद कहे और डूसीसी ने भी अपनी चर्चा पूरी कर ली। कहे वहां चला गया जहां मूल रूप से कठपुतली खड़ी थी और बुढ़िया के अंतरिक्ष छल्ले को उठाया, जबकि डूसीसी ने एक कंगन जैसी कलाकृति निकाली। उसका सुंदर चेहरा खुशी से भर गया क्योंकि उसने इस कंगन को हवा में उछाल दिया। कंगन तुरंत आकार में विस्तारित हुआ और एक छल्ले की तरह कठपुतली को ढक लिया, इससे पहले कि उससे कई विलो जैसी ऊर्जा के धागे निकलते। ये ऊर्जा के धागे कठपुतली से जुड़ गए और जल्द ही इसे एक पकौड़ी की तरह लपेट लिया। डूसीसी ने तब चिल्लाया, एकत्रित करो। अनगिनत धागे तुरंत वापस ले लिए गए और विशाल कठपुतली को थोड़ा सा कंगन में खींचा गया। 10 सांस के समय से भी कम समय में गायब हो गया। कंगन एक बार फिर से अपने कंगन के रूप में लौट आया और स्वचालित रूप से डूसीसी की कलाई पर वापस उड़ गया। हर कोई खुश था क्योंकि उन तीनों में से प्रत्येक ने कुछ हासिल किया था। त्रिपाठी जीवप्ती का सब कुछ पर एकाधिकार करने का इरादा नहीं था। इस बार कहे और डूसीसी ने वास्तव में कठपुतली की चलने की क्षमता को नष्ट करने में उसकी बहुत मदद की थी। त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से नदी पार करने के बाद पुल नहीं जलाएगा। ये सिर्फ इतना था कि उन तीनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण था, ये केवल आसमान को पता था। किसी भी मामले में कहे के बुढ़िया के अंतरिक्ष छल्ले की जांच करने के बाद उसका माथा खुशी से भर गया। जाहिर तौर पर अपनी फसल से बहुत संतुष्ट था। भाई त्रिपाठी, हमें आगे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता था कि पिछली लड़ाई के कारण कहे त्रिपाठी जीवप्ती का नेतृत्व करने से खुद को नहीं रोक सका। ये सुनकर डूसीसी ने भी अपना सिर घुमाया और उधर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ देर तक सोचा, इससे पहले कि वह मुस्कुराया, यहाँ इंतजार करना एक समाधान नहीं है, केवल एक ही निकास है, इसलिए हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हम नहीं जानते कि यह निकास कहाँ जाता है या आगे क्या खतरे हैं। इस कठपुतली की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। कहे और डूसीसी की आंखें चमक उठी। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से विषय बदल दिया और जल्दी से कहा, लेकिन जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ खतरे निश्चित रूप से होंगे। आप दोनों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भाई त्रिपाठी के अर्थ के अनुसार क्या हमें खोज जारी रखनी चाहिए? हाँ, कोई बात नहीं, हमें इस प्राचीन खंडहर को छोड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा। इस संबंध में दोव्यू स्वामी को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उन तीनों ने कुछ देर के लिए आराम किया, इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती ने गोल द्वार की ओर मार्गदर्शन किया। द्वार से गुजरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पता लगाया कि उसके सामने एक सीधा गलियारा था। जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने और यह निर्धारित करने के बाद कि कुछ भी अजीब नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती सावधानी से आगे बढ़ा। गलियारा लंबा नहीं था, केवल लगभग 1000 मीटर लंबा। जल्द ही उन तीनों ने इसे पार किया और एक और महल में कदम रखा। जैसे ही वे इस महल में दाखिल हुए, त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने महल के केंद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया क्योंकि उसने अनजाने में बाहर बुलाया, एल्डकियान। कहे और डूसीसी, जो अभी आए थे, ने त्रिपाठी जीवप्ती को उन्हें बुलाते हुए सुना और खुशी से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने जल्दी से देखा, लेकिन जब उन्होंने वहां की स्थिति देखी तो वे कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि उन्हें चुपके से सिरदर्द आने लगा था। वहां कियानटोन पालथी मारकर बैठा था, अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ भी देख रहा था। उसके बगल में एक दूसरे कोटि संत राजा खेती के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसका चेहरा पीला था और ऐसा लगता था कि उसका दिमाग घायल हो गया था। ये व्यक्ति कलाकृति परिष्कृत होना चाहिए जो कियानटोन के साथ इस जगह पर आया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में निर्णय लिया। आखिरकार फीची तू ने कहा था कि कियानटोन यहाँ अकेले नहीं आया था।
बल्कि इसके बजाय अपने साथ एक संत ग्रेड कलाकृति परिष्कृत को लाया था, इस उम्मीद में कि यह संत ग्रेड कलाकृति परिष्कृत इस खोज के माध्यम से उत्पत्ति ग्रेड तक आगे बढ़ने में सक्षम होगा और भव्य स्वामी गिल को बदल देगा जो छाया चंद्रमा हॉल में गुजर गए थे। उन दोनों के बगल में एक पत्थर की गोली थी जो अनगिनत छोटे अक्षरों से घनी रूप से उत्कीर्ण थी। यहाँ तक कि इतनी दूरी से भी त्रिपाठी जीवोक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ये छोटे अक्षर सभी प्राचीन अक्षर थे जिन्हें वह नहीं पहचानता था। हालांकि ये पत्थर की गोली एक अकथनीय आकर्षण उत्सर्जित कर रही थी, जैसे कि अगर कोई इसके सामने बैठा होता और इसे समझाता तो उसे बहुत फायदा होता। इसके अलावा उन दोनों के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक कठपुतलियां थीं। इनमें से कुछ कठपुतलियां मानव रूप में थीं जबकि अन्य राक्षस पशु थीं। उनमें से प्रत्येक एक मोटी हत्यारी आभा उत्सर्जित कर रही थी। ये कठपुतलियां सभी कियानटोंग और संत ग्रेड कलाकृति परिष्कृत पर घूर रही थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बस उन दोनों को बीच में घेर लिया। जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने इस स्थिति को महसूस किया तो उसने अपने दिल में शिकायत की। भले ही ये 1 दर्जन कठपुतलियां उससे अच्छी नहीं थी जो उन्हें पहले मिली थी, वे बहुत बुरी नहीं थी। उनमें से इतने सारे होने के साथ यह कोई आश्चर्य नहीं था कि कियानटोंग केवल वहां बैठ सका और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वह चलता तो उसे तुरंत इन कठपुतलियों द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया जाता। तुम यहाँ क्यों हो? हालांकि कियानटोंग की आवाज़ थोड़ी कमजोर थी, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य लोगों को देखते हुए जिन्होंने अचानक यहाँ कदम रखा था, उसने आश्चर्य में पूछा, एल्डर कियान, ये कठपुतलियाँ? त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया और इसके बजाय दर्जन भर कठपुतलियों को सतर्कता से घूरना शुरू कर दिया। ये ठीक है, वे इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। जब तक आप आगे नहीं बढ़ते आप ठीक रहेंगे। जहाँ तक इस बूढ़े स्वामी की बात है, हाँ, इस पत्थर की गोली के साथ एक निवारक के रूप में वे करीब आने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए मैं फिलहाल नहीं मरूंगा। ये सुनकर त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव शिथिल हो गया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बताया कि फीजीतू ने उसे और दूसरों को कियानटोंग को बचाने के लिए यहाँ आने के लिए कैसे आमंत्रित किया था। एपिसोड नंबर 1357। ये सुनकर कि त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य को फीजीतू ने उसे बचाने में मदद करने के लिए बुलाया था, कियानटोंग ने एक आभार व्यक्त किया और अपना धन्यवाद व्यक्त किया। 3 संत राजा कोटि के कनिष्ठ स्वाभाविक रूप से हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन ये सुनकर कि समूह काले और सफेद अंतरिक्ष व्यूह द्वार से गुजरने के बाद अलग हो गया था और बुढ़िया विशाल कठपुतली के हाथ के नीचे दुखद रूप से मर गई थी, कियानटोंग का भाव उदासीन हो गया और उसने हल्के से खुद को दोष दिया। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने मामले के अंदर और बाहर को स्पष्ट रूप से समझाया, जिसके कारण कियानटोंग झुंझलाया और पूछा, तो आप नहीं जानते कि बूढ़े फी और अन्य कहाँ हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य ने धीरे से सिर हिलाया। कियानटोंग कड़वाहट से मुस्कुराया, इस बार इस बूढ़े स्वामी ने आपको फंसाया है। अब जब इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, भले ही आप उसी तरह वापस जाएं जिस तरह से आप आए थे, मुझे डर है कि आप वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? डू सीसी ने चिंता से पूछा। अब केवल 2 तरीके हैं। कियानटोंग ने आह भरी। वह क्या है? क्या आप वहाँ अंतरिक्ष व्यू देखते हैं? कियानटोंग ने उस दिशा में अपनी उंगली से इशारा किया जहां वह इशारा कर रहा था और त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य ने जल्दी से पता लगाया कि इस महल के अंत में वास्तव में एक पूरा अंतरिक्ष व्यू था। ये बाहर की ओर जाना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वासी हैं कि आप इन कठपुतलियों से भाग सकते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन ये बूढ़ा स्वामी इसकी सिफारिश नहीं करता है। अन्य कठपुतलियों से निपटना आसान है, लेकिन ये भेड़िया कठपुतली अत्यंत तेज है। यहाँ तक कि इस बूढ़े स्वामी को भी आत्मविश्वास नहीं है कि वह इसे गति में हरा सकता है। त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य ने अभी अभी एक कठपुतली से लड़ाई लड़ी थी, तो वे इस क्षण में इस तरह की चीज से निपटने के लिए कैसे मन बना सकते थे? भले ही यहाँ कठपुतलियां पिछली वाली जितनी अच्छी नहीं थी, उनकी पूरी संख्या यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवोक्ति की खोपड़ी को भी टटोलने के लिए पर्याप्त थी। इससे भी अधिक, हालांकि वहाँ अंतरिक्ष व्यूह अक्षुण्ण था, इसे सक्रिय करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। ये देरी इन कठपुतलियों के हमला करने के लिए पर्याप्त समय से अधिक थी। ऐसी स्थिति में कौन लापरवाही से काम करने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा हम बस बूढ़े फी और अन्य के आने का इंतजार कर सकते हैं ताकि हम एक साथ काम कर सकें। कियानटोंग ने कहे और डू सीसी के चेहरों पर निराशा देखी और खुद को उन्हें सांत्वना देने से नहीं रोक सका। चिंता मत करो, अगर कोई अन्य रास्ता नहीं है तो ये बूढ़ा स्वामी कार्रवाई करेगा और आपको भागने के लिए कुछ समय खरीदने के लिए इन बुरी जानवरों में देरी करेगा। बिल्कुल नहीं। कहे डर के मारे पीला पड़ गया और जल्दी से कहा, एल्डर कियान, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब जब छाया चंद्रमा हॉल लगातार आंतरिक कलह में है, हमें अभी भी आपको समग्र स्थिति की अध्यक्षता करने की जरूरत है। अगर आप हमारी वजह से यहाँ गिरते हैं तो हम तीनों अनंत काल के लिए पापी होंगे। हम ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। डू सीसी ने भी जोर से सिर हिलाया। कियानटोंग हंसते हुए बोला और एक लापरवाह तरीके से कहा, कोई अन्य रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, ये बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं करेगा जब तक कि ये बिल्कुल आवश्यक न हो। मैं भी कुछ और साल जीना चाहता हूँ। ये सुनकर कहे ने राहत महसूस की। कोई रास्ता नहीं होने के कारण 3 संत राजा कोटि स्वामी के पास बैठने और ध्यान करने, कभी कभी समय गुजारने के लिए कियानटोंग से बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
कुछ देर तक बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने सीखा कि पत्थर की गोली वास्तव में उत्कृष्ट कलाकृति परिष्कृत तकनीकों के साथ उत्कीर्ण थी। हालांकि कोई भी इन प्राचीन अक्षरों को नहीं समझ सका। अगर एक कलाकृति परिष्कृत उन्हें समझता तो यह उनकी खुद की कलाकृति परिष्कृत तकनीकों के लिए बहुत मददगार होता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अब इन सिद्धांतों में से कुछ को समझा था और खुद एक उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति को परिष्कृत करने के करीब था। एक बार जब वह सफल हो जाता तो वह छाया चंद्रमा हॉल में एक नई पीढ़ी का उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति परिष्कृत भव्य स्वामी बन जाता। इस व्यक्ति की सहायता के साथ, कियानटोंग के तरीकों और प्रतिष्ठा के साथ छाया चंद्रमा हॉल के लिए आंतरिक कलह को हल करना और फिर से शांति बहाल करना आसान होगा। समय उड़ गया, लेकिन इतना लंबा इंतजार सबको चिंतित कर गया। वे नहीं जानते थे कि फीजीतू और अन्य के साथ क्या हुआ था, लेकिन अगले आधे महीने तक वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। आधे महीने के ठीक होने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य संत राजाओं की कठपुतलियों के साथ लड़ाई से आंतरिक चोटें सभी ठीक हो गई थीं। इस दिन जब त्रिपाठी जीवक्ति ध्यान कर रहा था तो उसने अचानक अपने आसपास से आने वाले एक अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव को नोटिस किया। तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए उसने आश्चर्य में अपने आसपास की जांच करना शुरू कर दिया। उसी समय कियानटोंग ने भी इसे नोटिस किया और अपनी दिव्य चेतना जारी की। हालांकि कहे, डूसीसी और अन्य ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने भयानक दिखावट दिखाई, क्योंकि वे जिस महल में थे वह हिंसक रूप से हिल रहा था और धूल और मलबे आसमान से गिर रहे थे, जैसे कि पूरा प्राचीन खंडहर अस्थिर हो गया हो। ये है। कियानटोंग की आंखें बाहर निकल गईं, जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी आश्चर्य का एक भाव दिखाया। वह नहीं जानता था कि कियानटोंग ने क्या खोज लिया था, लेकिन उसने नोटिस किया कि इस प्राचीन खंडहर में एक भयानक अंतरिक्ष शक्ति उतार चढ़ाव कर रही थी। उसने इस अंतरिक्ष शक्ति की खेती की, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस अजीब उतार चढ़ाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। गड़गड़ाहट, हिंसक आवाजें सभी दिशाओं से आईं, जैसे कि पहाड़ ढह रहे थे और पृथ्वी टूट रही थी। कहे, डूसीसी और कियानटोंग के बगल में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने घबराहट में चारों ओर देखा। दर्जनों कठपुतलियां जो कियानटोंग को घेर रही थीं, वे भी इस क्षण में चलीं। प्रत्येक कठपुतली की आंखें एक लाल रोशनी से चमक उठी और वे डर में धीरे धीरे पीछे हट गईं। परिवर्तन बहुत जल्दी आया और इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति कुछ भी जांच कर सकता, आसपास के अंतरिक्ष से एक अकल्पनीय प्रतिकारक शक्ति आई, सबके शरीर को लपेटते हुए, जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन खुश था, क्योंकि उसने इस भावना का सामना एक बार पहले भी किया था। वर्तमान स्थिति वही थी जो कुछ साल पहले जब मरुस्थल बंद हो गया था तब अग्निज्वाला को महसूस हुई थी। क्या ये हो सकता है? त्रिपाठी जीवक्ति का दिमाग घूम रहा था। उसी क्षण में हवा में विश्व ऊर्जा अचानक एक ही जगह की ओर एकत्रित हुई। नंगी आंख को दिखाई देने वाली एक गति से विश्व ऊर्जा एक गेंद में संघनीभूत हुई। इसके तुरंत बाद विश्व ऊर्जा की गेंद से रोशनी की किरणें निकल गई। रोशनी की ये किरणें तुरंत सबके सिर के ऊपर पहुंच गई। विकृतियों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने वास्तव में एक विशाल हथेली बनाई। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना माथा उठाया और उसका चेहरा परमानंद से भर गया, क्योंकि विश्व ऊर्जा से बनी ये हथेली बहुत परिचित लग रही थी। ये वही थी जो उसने अग्निज्वाला के मरुस्थल में देखी थी, एक महिला की जैड हथेली। ये सिर्फ इतना था कि इस जैड हथेली को अनगिनत बार बड़ा किया गया था। उस समय इस जैड हथेली ने त्रिपाठी जीवक्ति को अग्निज्वाला के मरुस्थल से बाहर फेंकना चाहा था, लेकिन उसे एक सितारा सम्राट टोकन द्वारा रोक दिया गया था, जो उसने संयोग से प्राप्त किया था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को बंद होने के बाद आधे साल तक अग्निज्वाला के मरुस्थल में रहने की अनुमति मिली थी। अपने पिछले अनुभव के साथ त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से अशांत नहीं था। जैड हथेली नीचे आई, त्रिपाठी जीवक्ति को पकड़ा और जोर से दबाया। पूरी प्रक्रिया के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। कहे और डूसीसी के चेहरों को राख में बदलते हुए और उनकी संत शक्ति उछलते हुए देखते हुए, लगभग प्रतिरोध करना चाहते हुए, उसने जल्दी से उन्हें याद दिलाया, घबराओ मत, हम अब बाहर जा सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, जैड हथेली टूट गई और त्रिपाठी जीवक्ति ने आसपास के अंतरिक्ष से एक मजबूत अस्वीकृति महसूस की। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी आकृति गायब हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति के अनुस्मारक को प्राप्त करने के बाद कहे और डूसीसी दोनों हक्का बक्का रह गए। उस पल में दो जैड हथेलियों ने भी उन्हें पकड़ लिया और जैड हथेलियों के टूटने के बाद वे दो गायब हो गए। ये दृश्य कियानटोंग और मध्यम आयु वर्ग के कलाकृति परिष्कृत के साथ भी हुआ, साथ ही फीजीतू और अन्य के साथ भी हुआ, जो प्राचीन खंडहरों के एक निश्चित हिस्से में थे। पलक झपकते ही पूरे प्राचीन खंडहरों में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा था। गिरे सम्राट पहाड़ से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर कहीं एक आकृति अजीब तरह से उभरी और कुछ देर के लिए हिलने के बाद दृढ़ खड़ी थी। ये स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवक्ति था, जिसे विश्व सिद्धांतों द्वारा प्राचीन खंडहरों से निष्कासित कर दिया गया था। लगभग उसी समय जब वह दिखाई दिया, उसके चारों ओर एक के बाद एक आकृतियां दिखाई दी। सबने चारों ओर देखा और एक दूसरे के चेहरे देखने के बाद कहे ने खुशी से चिल्लाया, वरिष्ठ निन। फीजीतू ने अपना माथा उठाया और एक खुशी का भाव दिखाया, तुम भी बाहर आए। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हमने अचानक प्राचीन खंडहर छोड़ दिया और यहाँ पहुँच गए। ओह, वरिष्ठ वेन कहाँ है?
कैहे ने अचानक पता लगाया कि वेन उपनाम वाला खेतीहर गायब हो गया था। फीजीतू और निंगजियांग चेन के चेहरे दोनों अंधेरे हो गए क्योंकि उन्होंने गहरी आह भरी। इस दृश्य को देखकर अन्य लोग तुरंत समझ गए कि वेन उपनाम वाला खेतीहर शायद प्राचीन खंडहरों में मर गया था। मेरा पुराना दोस्त निंगजियांग चेन भी बुढ़िया का कोई निशान नहीं ढूंढ पाया और आश्चर्यचकित दिखाई दिया। कैहे कड़वाहट से मुस्कुराया, वह वरिष्ठ भी गिर गई। निंगजियांग चेन ने ये सुना और कड़वाहट से मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये भाग्य है, ये भाग्य है। प्राचीन खंडहरों की इस यात्रा में 4 उत्पत्ति वापसी कोटिस्वामी में से 2 की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 4 संत राजा सभी सुरक्षित रूप से भाग गए थे, जिसमें लियान बुआन भी शामिल था। हालांकि फीजीतू और अन्य के इतने लंबे समय तक पीछा करने के बाद उसे बार बार बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसका भाव थोड़ा धीमा था। बूढ़ा भूत कियान, तुम काफी भाग्यशाली हो, तुम वास्तव में बच गए। फीजीतू ने कियान टोंग को देखा और ठंडक से सूंघा। कियान टोंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में आत्मदोष देख सकता था। ये देखकर फीजीतू ने अब उसे उकसाने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस बार का भागना अस्पष्ट था। त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य कोई कार्रवाई किए बिना महल में ठहरे हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह उनकी वजह से नहीं था। इस तरह सोचते हुए ये स्पष्ट था कि फीजीतू और अन्य ने किसी तरह की बाधा को ट्रिगर किया था, जिसके कारण पूरे प्राचीन खंडहरों ने एक प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न की थी। इसके अलावा हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती एकमात्र व्यक्ति था जो वहां मौजूद था जो अग्निज्वाला रेत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सबने स्वाभाविक रूप से अग्निज्वाला रेत क्षेत्र के अंदर की स्थिति के बारे में सुना था, जिसमें विश्व ऊर्जा से संघनीभूत जेड हाथ भी शामिल था, जो तब दिखाई दिया था जब प्राचीन खंडहर बंद हो गए थे। अभी का दृश्य वही था जब अग्निज्वाला रेत क्षेत्र बंद हो गया था। क्या दोनों के बीच किसी तरह का संबंध था? न केवल त्रिपाठी जीवप्ती झुंझलाया, बल्कि अन्य उत्पत्ति वापसी कोटिस्वामी के भी इसी तरह के विचार थे। शायद केवल कहे डूसीसी और अन्य लोग स्थिति को नहीं समझते थे। जैसे ही कियान टोंग ने अपना मुंह खोला और कुछ पूछने वाला था, दूर से अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक पल में सबने अपना पैर खो दिया और उनके रंग नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि वे डर में आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गए। क्या वह गिरा सम्राट पहाड़ है? डूसीसी ने बाहर बुलाया। आवाज का स्रोत वास्तव में गिरा सम्राट पहाड़ था। यहाँ तक कि 10,000 किलोमीटर दूर से भी हर कोई गिरे सम्राट पहाड़ की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस क्षण में गिरे सम्राट पहाड़ के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कि वहां किसी तरह का महान परिवर्तन हुआ हो। इस तरह की आवाज पैदा करने में सक्षम होना, ये कल्पना करना आसान था कि स्थिति कितनी हिंसक थी। बस एक पल पहले हर कोई प्राचीन खंडहरों से बाहर आया था, तो क्या यह अचानक परिवर्तन अभी अभी क्या हुआ था उससे संबंधित हो सकता है? एपिसोड नंबर 1358। जबकि हर कोई अभी भी हक्का बक्का था, 10,000 किलोमीटर दूर गिरे सम्राट पहाड़ पर एक हिंसक और भयानक परिवर्तन हुआ। 1,00,000 किलोमीटर के भीतर की सभी विश्व ऊर्जा पागलपन से इस जगह की ओर एकत्रित होने लगी। गिरे सम्राट पहाड़ के अंदर खेती करने के लिए ठहरने वाले खेतीहर सभी चौंक गए और जल्दी से भागने के लिए अपने गति कौशल का उपयोग किया, लेकिन अब भागने में देर हो चुकी थी। जैसे ही इन लोगों ने चलना शुरू किया, एक अकल्पनीय सम्राट दबाव आसमान से उतरा। ये सम्राट दबाव इतना मजबूत था कि ये गिरे सम्राट पहाड़ के केंद्र में वाले से कम नहीं था। ये सम्राट दबाव हर जगह था और हर किसी ने महसूस किया कि उनके ऊपर उदासीन आंखों की एक जोड़ी घूर रही है। आंखों की इस जोड़ी की निगाह के नीचे उन्होंने खुद को चींटियों जितना छोटा महसूस किया और उनकी हरकतें सख्त हो गईं, यहाँ तक कि एक उंगली हिलाने की ताकत भी नहीं थी। सौभाग्य से ये सम्राट दबाव जल्दी से आया और चला गया। जब खेतीहर ने पता लगाया कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली है और फिर से चलना चाहते थे, तो उन्हें ये जानकर झटका लगा कि आसपास की विश्व ऊर्जा के एक द्रव्यमान में संघनीभूत हो गई थी, जो नंगी आंख को दिखाई दे रही थी और रंगीन थी। इस क्षण में पूरा गिरा सम्राट पहाड़ अनगिनत बुलबुलों से भरा हुआ लगता था। उन बुलबुलों में से प्रत्येक में ऊर्जा उतार चढ़ाव थे जो किसी के दिल को धड़काते थे। उनके पैरों के नीचे से हिंसक गड़गड़ाहट की आवाजें आईं क्योंकि जमीन एक के बाद एक मकड़ी के दांतों की तरह खुल गई। ये चरम तक भयानक था। कई योद्धा जो असावधान थे इन दरारों में गिर गए और अजीब शक्तियों द्वारा निर्ममता से गला घोंट दिया गया। उनके पास विरोध करने का भी मौका नहीं था। सिर्फ 1 दर्जन सांस में गिरे सम्राट पहाड़ के अंदर खेती करने वाले खेतीहर मारे गए या घायल हो गए थे। उनकी चीखें हर जगह गूंज रही थी। केवल वे खेतीहर जिनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी और जो बाहरी इलाकों में ठहरे हुए थे, वे इस विपत्ति से भागने में काफी भाग्यशाली थे। 10,000 किलोमीटर दूर फीजीतू, कियान टोंग और अन्य भी पीले थे। हालांकि वे इतनी दूर थे कि वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, वे स्पष्ट रूप से गिरे सम्राट पहाड़ से आने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते थे। एक दूसरे पर नजर डालते हुए वे एक दूसरे की आंखों में भ्रम और घबराहट देख सकते थे। इससे पहले कि कियान टोंग पूछ सकता कि फीजीतू और अन्य ने गिरे सम्राट पहाड़ में इस तरह का परिवर्तन होने का क्या कारण बनाया था, असामान्यताओं में अचानक कमी आई और लगातार गड़गड़ाहट की आवाज बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि आकाश और पृथ्वी एक अत्यंत खतरनाक आभा से भरे हुए थे। खासकर तूफान से पहले की शांति ये लोगों को घबराने के लिए पर्याप्त थी। आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उस दिशा में चुपचाप एकत्रित हो रही थी और इसकी गति पहले से भी तेज और अधिक भयानक थी।
एक पल बाद गिरे सम्राट पहाड़ के अंदर कहीं से एक चकाचौंध वाली रोशनी फूट पड़ी, साफ आसमान में बिजली की तरह, जिसके कारण हर कोई चक्कर आने लगा और सीधे देखने में असमर्थ रहा। एक स्वर्ग विनाशक, पृथ्वी विनाशक भावना आसमान से उतरी, जिसके कारण हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया। जब रोशनी मिट गई और हर किसी ने वापस देखा तो वे हक्का बक्का रहने से खुद को नहीं रोक सके। गिरे सम्राट पहाड़ के ऊपर एक अज्ञात समय में एक महल जैसी इमारत दिखाई दी थी। ये महल जैसी इमारत डिजाइन में सरल थी और एक जंगली आभा उत्सर्जित कर रही थी। महल जैसी संरचना के बाहर सुनहरे और चांदी के रूम मछली की तरह चमक रहे थे और बह रहे थे। इस क्षण में ये महल जैसी संरचना धीरे धीरे आसमान में उड़ रही थी। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं होता था, लेकिन इस महल जैसी संरचना से एक अथाह सम्राट दबाव धीरे धीरे फैल गया और लगभग पूरे छायांकित सितारे को ढक लिया। ये है निंग जियांग चेन एक टकटकी में महल जैसी संरचना को घूर रहा था। अचानक कुछ सोचता हुआ प्रतीत होता था। उसका भाव बहुत बदल गया क्योंकि उसके चेहरे पर आश्चर्य, उत्तेजना और बेचैनी का एक जटिल मिश्रण भर गया था। सम्राट बाग, फी जीतू और कियानटोंग ने एक ही समय में विस्मयादिबोधक किया। जब कई संत राजा कोटि कनिष्ठों ने उन्हें इस अजीब महल को बुलाते हुए सुना तो उनकी आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उन्होंने अविश्वास के भाव दिखाए। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए भी यही सच था। वह लंबे समय से जानता था कि छायांकित सितारे पर 3 प्रतिबंधित क्षेत्र थे। पहला अग्नि ज्वाला रेत क्षेत्र था, जिसका उसने पहले दौरा किया था। अंदर विभिन्न खतरों का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार विभिन्न महान संप्रदायों के 10,000 से अधिक कुलीन दाखिल हुए थे, लेकिन उनमें से आधे से भी कम जीवित बाहर आए थे। उनमें से लगभग आधे अंदर मर गए थे, और यह इस आधार पर था कि अग्नि ज्वाला रेत क्षेत्र लोक क्षेत्र की शक्ति कमजोर हो गई थी। अगर अग्नि ज्वाला रेत क्षेत्र अतीत में खुला होता तो मृत्यु की संभावना और भी अधिक होती। दूसरा प्रतिबंधित क्षेत्र सम्राट बाग था, जिसे फी जीतू और अन्य ने बाहर बुलाया था। यह अफवाह थी कि यह सितारा क्षेत्र के महान सम्राटों का निजी घर था। ये नाम अकेले ही लोगों को डराने के लिए पर्याप्त था। जहां तक तीसरे प्रतिबंधित क्षेत्र की बात है, ये छायांकित सितारे के असीम महासागर पर शांत आत्मा द्वीप था। पहला प्रतिबंधित क्षेत्र हमेशा छायांकित सितारे पर मौजूद रहा है और हर कुछ 100 सालों में एक बार खुलेगा। छायांकित सितारे पर हर महान शक्ति इससे काफी परिचित थी, और हर बार जब यह खुला तो यह उन्हें अनगिनत लाभ लाएगा। जहां तक दूसरे प्रतिबंधित क्षेत्र सम्राट बाग की बात है, किसी ने कभी भी इसमें प्रवेश नहीं किया था। ये समय समय पर एक संक्षिप्त क्षण के लिए दिखाई देगा, इससे पहले कि यह बिना किसी निशान के गायब हो जाए। छायांकित सितारे पर खेतीहर ने केवल सम्राट बाग के अस्तित्व के बारे में सुना था, और हजारों सालों के दौरान कुछ लोगों ने एक क्षणभंगुर क्षण के लिए सम्राट बाग को देखा था, लेकिन किसी भी प्राचीन रिकॉर्ड ने कभी भी किसी को वास्तव में इसके अंदर पैर रखते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था। जहां तक तीसरे प्रतिबंधित क्षेत्र शांत आत्मा द्वीप की बात है, किसी ने कभी भी इसे नहीं ढूंढा था। यह अफवाह थी कि जिन्होंने शांत आत्मा द्वीप को देखा था वे सभी मर गए थे, जिससे ये सम्राट बाग से भी अधिक रहस्यमय हो गया था। इस क्षण में फी जीतू और कियानटोंग ने वास्तव में सम्राट बाग शब्दों को बुलाया तो त्रिपाठी जीवप्ती कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सका। अपने दिमाग को शांत करते हुए उसने सम्मानपूर्वक पूछा, 2 वरिष्ठों, क्या ये सितारा क्षेत्र के महान सम्राटों का पौराणिक निजी घर है? फी जीतू की आंखें तिरछी हो गई क्योंकि वे कभी कभी चमक जाती थीं। धीरे से सिर हिलाते हुए, ये होना चाहिए। हालांकि इस शहर के स्वामी ने इसे पहले कभी नहीं देखा है। ये महल में प्राचीन रिकॉर्डों के समान है, लेकिन क्या? कई संत राजा कोटि कनिष्ठ उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। ये सिर्फ थोड़ा अलग है, कियानटोंग झुंझलाया। क्या अंतर है? कियानटोंग ने कुछ देर तक सोचा, इससे पहले कि वह धीरे से कहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आपको बताता हूँ। चूंकि सम्राट बाग इस समय दिखाई दिया है, भले ही यह बूढ़ा स्वामी कुछ न कहे, यह खबर निश्चित रूप से जल्दी से फैल जाएगी। आपने भी सम्राट बाग के बारे में कुछ अफवाहें सुनी होंगी। ये हमेशा एक क्षणभंगुर रहा है, जल्दी से बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। 1000 से अधिक साल पहले मेरे छाया चंद्रमा हॉल के एक वरिष्ठ को सम्राट बाग की उपस्थिति को देखने का सौभाग्य मिला था। यही कारण है कि महल में इसका रिकॉर्ड है। पिछली बार जब सम्राट बाग दिखाई दिया था तो इसने इतना हंगामा नहीं किया था, चुपचाप दिखाई दिया और फिर बहुत से लोगों को सचेत किए बिना गायब हो गया। लेकिन अब मुझे डर है कि आधे छायांकित सितारे इसे देखने में सक्षम होंगे। कियानटोंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, जो सम्राट बाग पहले दिखाई दिए हैं वे हमेशा भ्रामक रहे हैं, एक मृगतृष्णा की तरह नंगी आंख को दिखाई देते हैं लेकिन अमूर्त। लेकिन इस बार, फी जीतू ने कहा, उसका माथा चिंता में झुका हुआ था, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में चिंतित था। उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस बार जो सम्राट बाग दिखाई दिया था वह वास्तविक था, न कि एक मृगतृष्णा। अगर वे सम्राट बाग तक उड़ सकते तो शायद उन्हें इसमें प्रवेश करने का मौका मिलता। क्या प्राचीन खंडहर जिसमें हमने अभी अभी प्रवेश किया है वह सम्राट बाग हो सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती का माथा चमक उठा क्योंकि उसने अनुमान लगाया। कियानटोंग और फी जीतू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरों पर भावों से ये स्पष्ट था कि वे भी यही सोच रहे थे। आखिरकार जैसे ही सबको गिरे सम्राट पहाड़ से निष्कासित कर दिया गया, सम्राट बाग धीरे धीरे उस दिशा से उठ गया, इसलिए दोनों के बीच निश्चित रूप से किसी तरह का संबंध था।
अगर प्राचीन खंडहर जिसमें उन्होंने पहले प्रवेश किया था वह वास्तव में सम्राट बाग था तो ये समझाएगा कि अंदर इतने सारे विलुप्त प्राचीन खजाने क्यों थे। सम्राट बाग की प्रतिष्ठा इतनी गूंज रही थी कि अगर अंदर कुछ अच्छी चीजें नहीं थी तो यह अजीब होगा। ये सोचते हुए कि उन्होंने कभी सम्राट बाग में प्रवेश किया था और जीवित बाहर निकले थे, कहे डूसीसी और अन्य उत्तेजना से कांपने से खुद को नहीं रोक सके। अब जब सम्राट बाग दिखाई दिया था उन्हें फिर से इसमें प्रवेश करने का मौका मिल सकता था। जैसे ही इन लोगों ने बात की सम्राट बाग धीरे धीरे आसमान में उठना जारी रखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह कितना भी ऊंचा उड़ा या कितनी दूर उड़ा, जगह पर खड़े होकर हर कोई अभी भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था और यह बिल्कुल भी आकार में सिकुड़ता हुआ प्रतीत नहीं होता था। ये काफी अजीब था, लेकिन जैसे जैसे यह ऊंचा और ऊंचा उठता गया, जो सम्राट दबाव उस क्षेत्र को ढक रहा था वह वास्तव में कमजोर हो रहा था। जब सम्राट बाग दिखाई देता है तो सितारा क्षेत्र अराजकता में होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्राचीन रिकॉर्ड सच है या झूठ है, फी-जी-2 ने खुद से बेजान होकर बुदबुदाया। किसी भी मामले में बूढ़े फी, आपको और इस कियान को जाकर पहले जांच करनी चाहिए। अगर सम्राट बाग वास्तव में इस बार दिखाई दे रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं हो सकती है, कियान टोंग ने चिंता से कहा। अच्छा, भले ही आपने कुछ नहीं कहा, ये शहर स्वामी भी यही सोच रहा था, फी-जी-2 ने सिर हिलाया। 2 तीसरे कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी एक समझौते पर पहुंच गए, इसलिए कियान टोंग ने तुरंत अपने कनिष्ठों से जल्द स्वर्गीय भाग्य शहर लौटने और मजे में शामिल होने की जल्दी न करने का आग्रह किया। फिर उसने निंग जियांगचेन से कुछ शब्द कहे और उसे रास्ते में उनकी देखभाल करने के लिए कहा, इससे पहले कि वह और फी-जी-2 रोशनी की धारियों में बदल गए और सम्राट बाग की दिशा में उड़ गए। उनके जाने के बाद निंग जियांगचेन कुछ देर के लिए एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जगह पर खड़ा रहा, इससे पहले कि वह भरता, चलो वापस चलते हैं। वह भी सम्राट बाग में जाकर एक नज़र डालना चाहता था, लेकिन इससे निकलने वाले सम्राट दबाव को महसूस करने के बाद उसे छोड़ना पड़ा। आखिरकार उसकी ताकत अभी भी बहुत कम थी। शायद इससे पहले कि वह सम्राट बाग के करीब पहुंच सकता, उसे सम्राट दबाव द्वारा धूल में कुचल दिया जाता। तुरंत निंग जियांगचेन ने 4 संत राजाओं और मध्यम आयु वर्ग के कलाकृति परिष्कृत को स्वर्गीय भाग्य शहर की ओर वापस ले जाया। रास्ते में त्रिपाठी जीवक्ति ने सम्राट बाग की ओर संदेहपूर्वक देखा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही अधिक उसका भाव भ्रमित हो गया। उसने पहले ही उड़ने वाले महल को देखा था जो मेंग हुया की कलाकृतियों में से एक था, स्वर्गीय महल। अगर ऐसा था तो यह सम्राट बाग भी एक कलाकृति हो सकती है, लेकिन यह मेंग हुया के स्वर्गीय महल से बहुत अधिक ग्रेड का था। इस कलाकृति का मालिक निस्संदेह सितारा क्षेत्र के महान सम्राटों में से एक था, क्योंकि ये जो सम्राट दबाव उत्सर्जित करता था वह नकली नहीं हो सकता था। हालांकि जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को भ्रमित किया वह यह नहीं था, बल्कि यह भावना थी कि यह सम्राट बाग कुछ याद कर रहा था। ये सिर्फ एक भावना थी और ये क्या था वह कह नहीं सका। त्रिपाठी जीवक्ति ने इस विचार को अपने तक रखा और इसके बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। आखिरकार यह मामला सम्राट बाग से संबंधित था, इसलिए भले ही उसने किसी से पूछने के लिए कहा, वे ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। वापस जाते समय कैहे और डूसीसी ने निंग जियांगचेन से कुछ सवाल पूछे और सीखा कि उनके अलग होने के बाद उन्होंने कई कठपुतलियों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थी। वेन उपनाम वाला खेतीहर एक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली कठपुतली के हाथों दुखद रूप से मर गया था। एपिसोड नंबर 1359। ये सुनकर डूसीसी ने कृतज्ञतापूर्वक कैहे को देखा। उस समय अगर कैहे की तेज प्रतिक्रिया और उसे वापस खींचने के लिए नहीं होता तो वह निश्चित रूप से निंग जियांगचेन और अन्य के साथ सफेद अंतरिक्ष व्यूह द्वार से गुजर गई होती। उसकी खेती के साथ वहां जाना एक विपदा होता। किसी को सुरक्षित रूप से वापस आने की लियान बुआन की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। आखिरकार वह कठपुतलियों को नियंत्रित करने में निपुण था और संकट के समय अपनी रक्षा के लिए उन्हें बुला सकता था। डूसीसी दूसरी ओर के पास ऐसी क्षमता नहीं थी। हालांकि उन्होंने काले अंतरिक्ष व्यूह द्वार पर एक कठपुतली का भी सामना किया, कुल मिलाकर ये खतरनाक से अधिक भयानक था और उन्हें केवल एकल लड़ाई से निपटना पड़ा था। कुछ लड़ाइयों के बाद फी-जी-2 और अन्य एक अत्यंत ठंडे गुप्त कमरे में दाखिल हुए। इस गुप्त कमरे के अंदर उन्हें एक बर्फ क्रिस्टल जेड ताबूत मिला। इस जेड ताबूत के अंदर वे स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को अंदर लेटते हुए देख सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वे ये पता लगा सके कि अंदर कौन लेटा था, उन्होंने गलती से किसी तरह की बाधा को ट्रिगर कर दिया। आगे क्या हुआ वह त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य के लिए स्पष्ट था। सम्राट बाग के विश्व सिद्धांतों ने कार्य किया था और सबको निष्कासित कर दिया था। उन्हें गिरे सम्राट पहाड़ से 10,000 किलोमीटर दूर एक जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था। अब ऐसा लगता था कि जेड ताबूत इस असामान्य का स्रोत था। फी-जी-2 और अन्य ने जेड ताबूत के पास एक बाधा को ट्रिगर किया था, जिसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और फिर सम्राट बाग दिखाई दिया। जहां तक जेड ताबूत के अंदर कौन था, निंग जियांगचेन नहीं कह सका, बस इतना कहा कि यह एक महिला होनी चाहिए। ये सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना माथा उठाया और गहरे विचार में पड़ गया। उसे 2 बार विश्व सिद्धांतों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था और दोनों बार उसने एक जेड हाथ देखा था जो स्पष्ट रूप से एक महिला से संबंधित था। सम्राट बाग में बर्फ क्रिस्टल जेड ताबूत के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण शक्ति के बिना एक महिला भी थी, लेकिन क्या कोई संबंध था या नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति को कोई अंदाजा नहीं था।
इसके अलावा प्रवाहमान ज्वाला रेत क्षेत्र और सम्राट बाग के बीच किस तरह का संबंध था? त्रिपाठी जीवप्ती और भी भ्रमित था। इसका पता नहीं लगा पाने पर त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से सिर हिलाया। इसके शीर्ष पर छायांकित सितारे के बारे में कई चीजें अजीब थीं। यहाँ कोई उत्पत्ति राजा नहीं थे और यहाँ तक कि उच्चतम ग्रेड के रसायन और कलाकृति परिष्कृत भी केवल उत्पत्ति ग्रेड निम्न रैंक थे। यह ऐसा था जैसे कि कोई रहस्यमय शक्ति इन लोगों को दबा रही थी जो एक रुकावट पर पहुंच गए थे और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। त्रिपाठी जीवप्ती को हल्का सा महसूस हुआ कि यह सितारा सरल नहीं था। सुरक्षित यात्रा के कुछ दिनों के बाद समूह स्वर्गीय भाग्य शहर लौट आया। कहे दूसी सी और लियान बुआन सभी ने अपना अलविदा कहा, जबकि निंग जियांगचेन ने जाने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती से कुछ शब्द कहे। निंग जियांगचेन क्या सोच रहा था ये जानते हुए, और चूंकि निंग जियांगचेन ने रास्ते में उसकी अच्छी देखभाल की थी, त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से कंजूस नहीं होगा। उसने तुरंत निंग जियांगचेन को बताया कि जब उसके पास समय हो तो वह ड्रैगन गुफा पहाड़ का दौरा करे और अगर उसे किसी कलाकृति की मरम्मत करने की जरूरत हो तो निंग जियांगचेन बस पूछ सकता है। ये वादा प्राप्त करके निंग जियांगचेन बहुत खुश था और जल्दी से तैयारी करने के लिए जाने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत धन्यवाद दिया। आखिरकार एक कलाकृति की मरम्मत करने के लिए उसे कुछ सामग्री एकत्रित करने की जरूरत थी और वह त्रिपाठी जीवप्ती को उन सभी को प्रदान करने के लिए नहीं कह सकता था। स्वर्गीय भाग्य शहर के बाहर खड़े होकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर उठाया और आसमान को घूरने लगा। इस क्षण में सम्राट बाग स्थिर हो गया था और अब छायांकित सितारे के ऊपर कहीं लिपटा हुआ था। इसका आकार अभी भी बदलना प्रतीत नहीं होता था, लेकिन ये जो सम्राट दबाव उत्सर्जित करता था वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था, स्पष्ट रूप से क्योंकि यह जमीन से बहुत दूर था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि फीजीतू और कियांटोंग की जांच कैसे चल रही थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि आने वाले लंबे समय तक छायांकित सितारे पर सभी महान शक्तियां एक तूफान पैदा कर रही होंगी। आखिरकार सम्राट बाग की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए कोई भी महान शक्ति लुभाएगी नहीं। जब समय आएगा हर कोई पाई का एक हिस्सा चाहेंगे, इसलिए निश्चित रूप से कुछ घर्षण और विरोध होंगे। कुछ देर तक सम्राट बाग को देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अचानक डूब गया और अत्यंत बदसूरत हो गया। उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वह फिर से सम्राट बाग को देख रहा था तो उसने पता लगाया कि यह वास्तव में स्वर्गीय भाग्य शहर के ऊपर मंडरा रहा था। दूसरे शब्दों में यह ड्रैगन गुफा पहाड़ के ऊपर मंडरा रहा था। यह त्रिपाठी जीवप्ती लगभग जोर से गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ सम्राट बाग के साथ, हालांकि ड्रैगन गुफा पहाड़ इसके करीब होगा, यह निश्चित रूप से कुछ अनावश्यक परेशानी पैदा करेगा। छायांकित सितारे पर सभी महान शक्तियों के स्वामी यहाँ जांच करने आएंगे। वे छाया चंद्रमा हॉल को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन ड्रैगन गुफा पहाड़ अलग था। कियांटोंग की सुरक्षा के साथ भी ये सुरक्षित नहीं होगा। एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़ा रहा और थोड़ी देर तक सोचा, इससे पहले कि वह अपना पैर ठोके और ड्रैगन गुफा पहाड़ की ओर वापस उड़ गया। अब ऐसी चीजों के बारे में चिंता करना अर्थहीन था, क्योंकि उसके पास सम्राट बाग को निष्कासित करने का कोई साधन नहीं था। उसे अब जो विचार करने की जरूरत थी वह ड्रैगन गुफा पहाड़ की रक्षा को मजबूत करना था। कहीं ऐसा न हो कि यह धोखेबाजों और ईमानदार लोगों द्वारा लक्षित हो जाए। चुपचाप सितारा क्षेत्र के महान सम्राटों को शाप देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से वापस भागा। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ड्रैगन गुफा पहाड़ के पहाड़ की रक्षा करने वाले व्यूह के सामने पहुंच गया। उसने वह टोकन निकाला जो यान ज्वाला ने उसे दिया था और अपनी संत शक्ति को इसमें डाला। अगले क्षण में टोकन से रोशनी की एक धारा निकल गई और पहाड़ की रक्षा करने वाले व्यूह में चली गई। अचानक उसके सामने एक सीधा रास्ता दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदासीन था, क्योंकि उसने टोकन को दूर रखा और अंदर कदम रखा। उसके प्रवेश करने के बाद रास्ता फिर से गायब हो गया और ड्रैगन गुफा पहाड़ एक बार फिर कोहरे में घिर गया। बाहर से ये देखना असंभव था कि वास्तव में क्या हो रहा था। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रवेश किया, कई आकृतियां उसकी ओर उड़ गईं। ये देखने के बाद कि ये त्रिपाठी जीवप्ती था, इन लोगों ने खुश दिखावट दिखाई और अपनी मुट्ठी बांध ली। त्रिपाठी जीवप्ती को इन लोगों के नाम याद नहीं थे, बस इतना कि वे मूल रूप से हाई के परिवार के शिष्य थे, जो परिवार को छोड़कर हुई के साथ ड्रैगन गुफा पहाड़ में शामिल हो गए थे। जब वे पहली बार आए थे तो इन लोगों की ताकत असमान थी और उनकी खेती काफी कम थी। हालांकि ड्रैगन गुफा पहाड़ के अद्भुत वित्तीय संसाधनों की मदद से हर किसी की खेती में जबरदस्त सुधार हुआ था। अब इस समूह के नेता संत राजा कोटि तक पहुंच गए थे, जबकि बाकी सभी तीसरे कोटि संत थे। इस तरह की खेती स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे हाई के परिवार जैसी एक छोटी शक्ति इतने कम समय में विकसित कर सके। संप्रदाय स्वामी, आप वापस आ गए, संत राजा नेता ने आश्चर्य में चिल्लाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का एक निशान भी था। त्रिपाठी जीवप्ती झुंझलाया और आश्चर्य में पूछा, क्या संप्रदाय स्वामी? नेता ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और कहा, युवा महिला ने कहा कि जब हम आपको भविष्य में देखते हैं तो आपको संप्रदाय स्वामी कहना चाहिए। उसने कहा कि चूंकि आप भविष्य में एक संप्रदाय स्थापित करने जा रहे हैं तो हमें आपको अब ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
त्रिपाठी जीवोक्ति निःशब्द था। उसके पास वास्तव में एक संप्रदाय स्थापित करने का विचार था, लेकिन अपनी खुद की शक्ति विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि टोंग जुबान क्षेत्र पर अपने परिवार और दोस्तों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। एक बार जब उसे उन्हें सितारा क्षेत्र के क्षेत्र में लाने का अवसर मिल जाता, तो उन्हें निश्चित रूप से बसने के लिए एक जगह की जरूरत होती। उसने जितने लोगों को इकट्ठा किया था, वह पहले से ही एक संप्रदाय बनाने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले कभी भी इनमें से किसी का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन रूही काफी अवलोकन कर रही थी कि वह ध्यान दे सके। त्रिपाठी जीवोक्ति का इस मामले में गहराई से जाने का कोई इरादा नहीं था, बस नेता को देखते हुए और पूछते हुए, जब मैं दूर था तो क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या जी परिवार ने फिर से कुछ किया? उसके जाने से पहले जी परिवार ड्रैगन गुफा पहाड़ को निशाना बना रहा था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति ने सोचा कि उसके जाने के बाद ड्रैगन गुफा पहाड़ को किसी तरह का नुकसान हुआ था और तुरंत गुस्सा हो गया। ये सवाल सुनकर खेतीहर का नेता जल्दी से बोला, नहीं नहीं, एक तुच्छ जी परिवार हमारे ड्रैगन गुफा पहाड़ के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है। आपके जाने के बाद उन्होंने हमें कुछ बार जांचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जितने भी लोगों को भेजा वे सभी दफन के बिना मर गए। कुछ बार के बाद उन्होंने अपना सबक सीखा और अब हमारे आध्यात्मिक व्यूह में घुसने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो तुम ऐसे क्यों दिखते हो? ये है। खेतीहर हिचकिचाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरने लगा, जैसे कि उसे बोलना मुश्किल लग रहा हो। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कहो, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा डूब गया। ये युवा महिला यांग ज्वाला है। खेतीहर ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, यांग ज्वाला। त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा बदल गया। यांग ज्वाला को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने बस युवा महिला को ये कहते हुए सुना कि युवा महिला यांग ज्वाला अचानक कुछ दिनों पहले कोमा में चली गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन युवा महिला और महिला कियान यू एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओह! खेतीहरों का नेता बस त्रिपाठी जीवोक्ति के सवाल का जवाब दे रहा था जब त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक गायब हो गया। यहाँ तक कि उसके पहले कोटि संत राजा खेती के साथ भी उसने ध्यान नहीं दिया कि त्रिपाठी जीवोक्ति कैसे गायब हो गया था, जिसके कारण उसका दिल कांप गया क्योंकि उसके चेहरे पर प्रशंसा और ईर्ष्या का एक भाव दिखाई दिया। ये सुनकर कि यांग ज्वाला के साथ कुछ हुआ था, त्रिपाठी जीवोक्ति के पास इस आदमी के बकवास को सुनने का समय नहीं था। छायांकित सितारे पर आने के बाद उसने जितने दोस्त बनाए थे उन्हें एक हाथ पर गिना जा सकता था, और जिन पर वह भरोसा कर सकता था वे और भी कम थे। यांग ज्वाला उनमें से एक थी, और त्रिपाठी जीवोक्ति के दिल में उसका वजन निश्चित रूप से सबसे अधिक था। उसके बिना ड्रैगन गुफा पहाड़ अपने वर्तमान पैमाने तक नहीं पहुंचता, और उसके बिना त्रिपाठी जीवोक्ति के पास इतनी सारी कलाकृतियां नहीं होती। ड्रैगन गुफा पहाड़ का वर्तमान विकास बड़े पैमाने पर यांग ज्वाला के कारण था। त्रिपाठी जीवोक्ति भी यांग ज्वाला के कारण बिना किसी चिंता के शांति से खेती करने में सक्षम था। पीछे सोचते हुए ये रहस्यमय महिला अभी भी संत क्रिस्टल कमाने के लिए स्वर्गीय भाग्य शहर के कलाकृति परिष्कृत हॉल में संत क्रेड कलाकृतियों को परिष्कृत कर रही थी। अगर त्रिपाठी जीवोक्ति गलती से उसे वापस नहीं लाया होता तो वे दोनों मिलने का अवसर चूक गए होते। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रिपाठी जीवोक्ति यांग ज्वाला के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होता गया, इसलिए अब जब उसने सुना कि उसके साथ कुछ हुआ था तो वह स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गया। अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने जल्दी से पता लगाया कि यांग ज्वाला कहाँ स्थित थी। यह कोई और नहीं बल्कि वह अटारी थी जहां वह रहती थी। इस क्षण में केयानियो और वूई भी यहाँ थे। उनमें से एक अज्ञात दवा का एक कटोरा पकड़े हुए थी और इसे यांग ज्वाला के मुंह तक पहुंचा रही थी, जबकि दूसरी बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी, लगातार अपनी सन शक्ति को यांग ज्वाला के शरीर में डालने की कोशिश कर रही थी, उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। दोनों महिलाओं के चेहरे चिंता और घबराहट से भरे हुए थे, जबकि वे नुकसान में थे। एक आकृति अचानक दिखाई दी, जिसके कारण वूई और कियानयू के भाव बदल गए। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, हालांकि उन्होंने देखा कि यह वास्तव में त्रिपाठी जीवोक्ति था, जिसके कारण वे तुरंत खुशी के साथ उसकी ओर देखने लगे। त्रिपाठी जीवोक्ति के पास इन दोनों के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान करने का समय नहीं था। यांग ज्वाला पर नजर डालते हुए उसने पाया कि वह पीली थी और बेहोश थी। यहाँ तक कि अपनी नींद में भी यह ऐसा था जैसे कि वह किसी तरह का बुरा सपना अनुभव कर रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति घबराहट से भरी हुई थी। उसके शरीर में संशक्ति भी बेचैनी से उतार चढ़ाव कर रही थी, जैसे कि वह खेती विचलन से पीड़ित होने की कगार पर थी, जिसके कारण कई लोग चिंतित थे। त्रिपाठी जीवोक्ति जल्दी से बिस्तर पर आया, उसका हाथ उठाया, अपनी उंगली उसकी कलाई पर रखी और अपनी दिव्य चेतना के साथ ध्यान से इसकी जांच करना शुरू कर दिया। एक पल बाद उसका माथा झुंझलाया और उसने यांग ज्वाला की कलाई को छोड़ दिया, इससे पहले कि वह पूछता, क्या हुआ? ये कब हुआ? वूई और कियानयू ने एक दूसरे पर नजर डाली। इससे पहले कि पूर्व ने जवाब दिया, बस 4 दिन पहले। वह ठीक थी। मैं उसे कुछ परिष्कृत करने में मदद कर रही थी जब उसका रंग अचानक बदल गया। उसने अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया और जमीन पर बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मेरे उसे वापस लाने के बाद वह तब से बेहोश है। यहाँ तक कि आपके द्वारा छोड़ी गई कई उपचार गोलियों को लेने के बाद भी उसकी आत्मा को बहाल करने के लिए वह अभी भी ठीक नहीं हुई है। एपिसोड नंबर 1360। 4 दिन पहले त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना माथा उठाया।
4 दिन पहले क्या गिरे सम्राट पहाड़ में एक महान परिवर्तन और सम्राट बाग दिखाई नहीं दे रहा था। यांग ज्वाला उस समय अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? दोनों के बीच क्या संबंध था? कुछ देर तक सोचने के बाद त्रिपाठी जीवकती ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके विचार थोड़े अस्पष्ट थे। गिरा सम्राट पहाड़ और सम्राट बाग दोनों सितारा क्षेत्र के महान सम्राटों से संबंधित थे, इसलिए उनका यांग ज्वाला से कोई लेना देना नहीं था, तो वे कैसे संबंधित हो सकते थे? त्रिपाठी जीवकती, उसे क्या हुआ? वू यी ने चिंता से पूछा, उसका सुंदर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता। त्रिपाठी जीवकती ने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखा। क्या विदेशी बुजुर्ग चांद और विदेशी बुजुर्ग घाव जांच करने आए हैं? हाँ, लेकिन 2 विदेशी बुजुर्ग भी इस बारे में लाचार हैं। क्या हमें उसे दवा गोली संप्रदाय में भेजना चाहिए और वहां के लोगों को एक नज़र डालने देना चाहिए? वू यी ने धीरे से अपना पतला होंठ काटा और प्रस्ताव दिया। हालांकि दवा गोली संप्रदाय अपनी रसायन कौशल के लिए छायांकित सितारे पर प्रसिद्ध था, दवा की उनकी समझ भी असाधारण थी। अगर वे यांग ज्वाला को उनके पास भेजते तो शायद उन्हें कुछ सुराग मिल सकते थे। वू यी के पास पहले यह विचार था, लेकिन त्रिपाठी जीवकती अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए वह एक निर्णय नहीं ले सकी। जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवकती ने सिर हिलाया। देरी का उल्लेख न करें, भले ही हमने उसे वहां भेज दिया, हम एक बुजुर्ग को कार्य करने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? वू यी एक गर्म कड़ाही पर एक चींटी की तरह चिंतित थी। पूरे ड्रैगन गुफा पहाड़ में त्रिपाठी जीवकती हमेशा पीछे हटने में था, अक्सर साहसिक कार्यों के लिए बाहर जाता था। वह थी जो यांग ज्वाला के साथ सबसे अच्छी तरह से मिलती थी, इसलिए अब जब उसने यांग ज्वाला को ऐसी विपदा से पीड़ित देखा और इसके बारे में कुछ भी करने में लाचार थी, तो वह स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। चिंता मत करो, मैं कारण खोजने की कोशिश करूंगा। त्रिपाठी जीवकती ने उसे सांत्वना दी और अनौपचारिक रूप से समझाया। मैंने अभी अभी उसके ज्ञान सागर की जांच की और पाया कि उसके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि वह बेहोश है तो उसके ज्ञान सागर के साथ कुछ हुआ होगा। जब तक मैं उसके ज्ञान सागर में टूट सकता हूँ और एक नज़र डाल सकता हूँ, मैं कारण खोजने में सक्षम हो जाऊंगा। तो सावधान रहें, उसे चोट न पहुंचाएं। मैं समझता हूँ, तुम अब जा सकती हो। त्रिपाठी जीवकती ने अपना हाथ हिलाया। वू यी और कियान यू ने एक दूसरे पर नजर डाली, इससे पहले कि वे चिंतित भावों के साथ बाहर निकल जाएं। पलक झपकते ही कमरे में केवल त्रिपाठी जीवकती और यांग ज्वाला बचे थे। यांग ज्वाला को देखते हुए, जो एक पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी, त्रिपाठी जीवकती ने थोड़ा आह भरी। उसने पहुंचकर उसे उठाया, उसका सामना करते हुए पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने धीरे से एक उंगली की ओर इशारा किया और उसके चिकने माथे को छुआ। तुरंत त्रिपाठी जीवकती ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल गई, यांग ज्वाला में डाल दी। इस क्षण में यांग ज्वाला एक कोमा की स्थिति में थी, इसलिए उसका ज्ञान सागर स्वचालित रूप से सील हो गया था। अगर वह उसके ज्ञान सागर में टूटने चाहता था तो उसे उसके ज्ञान सागर की रक्षा के माध्यम से तोड़ना होगा। ऐसा करने से यांग ज्वाला को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन त्रिपाठी जीवकती को अपने तरीकों पर भरोसा था, इसलिए वह इस बारे में चिंतित नहीं था। आखिरकार इतने सालों तक आत्मा वार्मिंग कमल के पोषण के तहत त्रिपाठी जीवकती की आत्मा खेती उसके खेती क्षेत्र से कहीं ज्यादा आगे निकल गई थी। अगले क्षण में त्रिपाठी जीवकती का आत्मा अवतार टूट गया और सीधे एक बाधा के सामने पहुंच गया। ये बाधा यांग ज्वाला के ज्ञान सागर की रक्षा थी। एक नज़र में त्रिपाठी जीवकती का भाव थोड़ा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ज्वाला की रक्षा एक कोमा में भी इतनी मजबूत होगी। यह एक अभेद्य शहर की मोटी दीवारों की तरह था, उसके सामने अवरुद्ध था और उसे एक भी कदम आगे बढ़ने से रोक रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि दीवार पर रून भी बहते थे, जिससे ये निपटना अत्यंत मुश्किल लगता था। त्रिपाठी जीवकती थोड़ा झुंझलाया। उसने पाया कि उसने यांग ज्वाला की क्षमता को कम आंका था। इस महिला से मिलने के बाद से त्रिपाठी जीवकती कभी भी उसकी सच्ची खेती का अनुमान नहीं लगा पाया था और कभी भी पूछने के लिए पहल नहीं की थी। पहले त्रिपाठी जीवकती ने सोचा था कि वह अपने ऊपर किसी तरह की विशेष कलाकृति ले जाती है जो दूसरों को झांकने से रोकती है, लेकिन अब ऐसा लगता था कि उसका खेती क्षेत्र उससे कहीं ज्यादा ऊंचा था जितना उसने उम्मीद की थी। निश्चित रूप से वह एक रहस्यमय महिला थी। त्रिपाठी जीवकती आश्चर्यचकित नहीं था और इसके बजाय खुश था। मोटी बाधा को देखते हुए उसके मुंह के कोने एक मुस्कान में घुमाए और अगले क्षण में उसकी दिव्य चेतना फूट पड़ी। एक शक्तिशाली आत्मा हमला बनाया जो बाधा से टकराया। दीवार पर रून झिलमिलाए और त्रिपाठी जीवकती का हमला समुद्र में डूबते पत्थर की तरह था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये देखकर त्रिपाठी जीवकती का भाव गंभीर हो गया और वह हमले की तीव्रता बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, बाधा पर बमबारी करते हुए। पूरी प्रक्रिया के दौरान त्रिपाठी जीवकती अत्यंत सावधान था। उसे न केवल ये सुनिश्चित करना था कि उसके हमले प्रभावी थे, बल्कि उसे अपनी ताकत को भी नियंत्रित करना था ताकि बाधा को तोड़ने के बाद यांग ज्वाला को चोट न लगे। प्रक्रिया की कठिनाई बाहरी लोगों के लिए उल्लेख के योग्य नहीं थी। दीवार पर रून लगातार झिलमिलाए और अजीब रून त्रिपाठी जीवकती के दिव्य चेतना हमलों से मिलने और उन्हें ऑफसेट करने के लिए दीवार से बाहर उड़ गए। हालांकि यांग ज्वाला आखिरकार एक कोमा की स्थिति में थी, इसलिए भले ही ये स्वायत्त रूप से गठित ज्ञान सागर रक्षा कमजोर नहीं थी, ये त्रिपाठी जीवकती के लगातार हमलों का सामना नहीं कर सकी।
1 घंटे के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार दीवार जैसी बाधा में एक छेद फाड़ दिया। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती खुशी से मुस्कुराया और यान ज्वाला के ज्ञान सागर में जाने वाला था जब अचानक 3 रोशनी की किरणें छेद से बाहर निकल गई। एक बैंगनी थी, एक सफेद और निर्दोष थी, और आखिरी आसमान की तरह नीली थी। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सहज रूप से एक महान खतरे को करीब आते हुए महसूस किया। ऐसा लगता था कि अगर उसने अपने आत्मा अवतार को वापस नहीं लिया तो वह अगले क्षण में एक विपदा का सामना करेगा, इसलिए उसने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। फिर से अपनी आंखें ठीक करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा हक्का बक्का महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। रोशनी की 3 किरणें अलग अलग आकृतियों की 3 कलाकृतियां बन गईं। बैंगनी वाली एक खंजर जैसी कलाकृति थी जो एक दांतेदार सांप के आकार में मुड़ गई और बदल गई। लगातार त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी कांटेदार जीभ फड़फड़ाती थी, उसे एक भयंकर दिखावट देती थी। शुद्ध सफेद वस्तु एक घेरा थी जो सफेद जैद से बना हुआ लगता था। ये कभी कभी बड़ा और कभी कभी छोटा था और इससे एक भयानक प्रतिबंधात्मक शक्ति आ रही थी। आखिरी वाली एक नीली रोशनी थी जो एक मुहर जैसी कलाकृति द्वारा उत्सर्जित की गई थी। यह नीली रोशनी त्रिपाठी जीवप्ती के आत्मा अवतार पर बह गई, उसे ये भ्रम देते हुए कि वह चिलचिलाती धूप के सामने एक बर्फ का टुकड़ा था, जैसे कि वह पिघलने वाला था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से पिघल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि यान ज्वाला एक कलाकृति परिष्कृत थी और अत्यंत धनी थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके ज्ञान सागर में 3 शक्तिशाली आत्मा प्रकार की कलाकृतियां भी होंगी। इसके अलावा इन तीनों कलाकृतियों के कार्य को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से आत्मरक्षात्मक थे। यह मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि उसने पहले से ही यान ज्वाला की ज्ञान सागर रक्षा को फाड़ दिया था, अगर उसने इन 3 आत्मा प्रकार की कलाकृतियों के हमले को नहीं रोका तो वह ये देखने के लिए सीधे यान ज्वाला के ज्ञान सागर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा कि क्या हो रहा था। इन 3 आत्मा प्रकार की कलाकृतियों की शक्ति को देखते हुए उन्हें रोकना आसान नहीं होने वाला था। अगर उसे वास्तव में इन 3 कलाकृतियों के साथ लड़ना पड़ा तो या तो वह या यान ज्वाला घायल हो जाएंगे। परिणाम कुछ भी हो, त्रिपाठी जीवप्ती इसे देखना नहीं चाहता था। उसका चेहरा डूब गया क्योंकि उसका आत्मा अवतार यान ज्वाला के ज्ञान सागर रक्षा के सामने रुक गया, जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस कम देरी के दौरान यान ज्वाला की ज्ञान सागर रक्षा में छेद जो अभी अभी फाड़ दिया गया था, खुद की मरम्मत करना शुरू कर दिया और इसे पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती के पिछले सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। छेद को अत्यंत तेज गति से बंद होते हुए देखते हुए और 3 आत्मा प्रकार की कलाकृतियां उसे किनारे से घूर रही थी, जैसे कि वे त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला करेंगे। अगर उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की, त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें अचानक चमक उठी और उसने अचानक एक रास्ता सोचा। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट बाहर निकल गया, त्रिपाठी जीवप्ती के आह्वान के साथ मिला और चुपचाप छेद के माध्यम से यान ज्वाला के ज्ञान सागर में भाग गया। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती ने घबराहट में देखा। हालांकि उसकी निराशा के लिए यान ज्वाला की ज्ञान सागर रक्षा अभी भी खुद की मरम्मत कर रही थी और पलक झपकते ही ये पूरी तरह से बहाल हो गई। यान ज्वाला ने बिल्कुल भी आह्वान नहीं सुना। लगता था जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने एक लंबी आह भरी और इस ऑपरेशन पर हार मानने वाला था, ज्ञान सागर की रक्षात्मक दीवार में अचानक एक दरार दिखाई दी और तीनों कलाकृतियां एक झटके के साथ इससे वापस उड़ गईं। त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़ा रहा और कुछ देर तक देखा, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित था कि दरार फिर से बंद नहीं हो रही थी। तुरंत खुश होकर उसकी आकृति झिलमिलाहट हुई और वह दरार के माध्यम से यान ज्वाला के ज्ञान सागर में भाग गया। यान ज्वाला ने वास्तव में उसका आह्वान सुना था। यही कारण है कि उसने स्वेच्छा से अपनी ज्ञान सागर रक्षा खोली थी और त्रिपाठी जीवप्ती को अंदर आने दिया था। अभी बस त्रिपाठी जीवप्ती ने बस इसे एक कोशिश दी थी और उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में सफल होगा। ऐसा लगता था कि यान ज्वाला इस समय पूरी तरह से बेहोश नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि उसकी आत्मा उसके ज्ञान सागर में डूबी हुई थी और बाहरी दुनिया के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यान ज्वाला के ज्ञान सागर में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती हवा में खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि उसने पाया कि यान ज्वाला के ज्ञान सागर की स्थिति उसके अपने समान थी। नीचे उछलता हुआ समुद्र भी एक लौ की तरह था, अत्यंत गर्म, और यहाँ तक कि आसमान भी लाल था। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे कि वह आग की भूमि में था। ज्वलित ज्ञान सागर। पिछली बार त्रिपाठी जीवप्ती प्रवाहमान ज्वाला रेगिस्तान से 9 प्रवाहमान ज्वाला उड़ने वाली आग वापस लाया था और यान ज्वाला को कुछ दिए थे। प्रवाहमान ज्वाला उड़ने वाली आग अच्छी चीजें थी जो एक खेतीहर के ज्ञान सागर को उत्परिवर्तित कर सकती थी। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे कुछ देने के बाद उसने नहीं पूछा था कि वह सफल हुई थी या नहीं। अब ऐसा लगता था कि यान ज्वाला सफल हो गई थी। इतना ही नहीं, उसका ज्वलित ज्ञान सागर उसके अपने से ज्यादा दूर नहीं था। भले ही उसकी शक्ति थोड़ी कम थी, ये केवल समय की बात थी। आखिरकार त्रिपाठी जीवप्ती का ज्वलित ज्ञान सागर यान ज्वाला के मुकाबले बहुत पहले पैदा हुआ था। उछलते हुए लौ जैसी ज्ञान सागर में उसके ऊपर बुलबुले शांतिपूर्वक तैर रहे थे। इन बुलबुलों में कुछ अस्पष्ट चीजें थीं। ये चीजें यान ज्वाला के जीवन के अनुभव, यादें और चीजें जो उसने सीखी थी।
त्रिपाठी जीवोक्ति स्वाभाविक रूप से यान ज्वाला की यादों में झांकने के लिए पर्याप्त ऊब नहीं होगा, लेकिन इनमें से कई बुलबुलों ने एक विशेष आकर्षण उत्सर्जित किया जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। उसके अपने चेतना सागर में ऐसा अथाह आकर्षण नहीं था। सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने दिल में इस संदेह को दबा दिया और आसमान में एक निश्चित जगह पर देखा। तुरंत उसका भाव बदल गया और वह जल्दी से उस जगह पर पहुंच गया। उसके ज्ञान सागर के ऊपर कहीं एक आकृति एक गेंद में घुमावदार थी। उसके घुटनों की चारों ओर बाहें लिपटी हुई थीं, लंबे बाल उसकी कूल्हों तक पहुंच रहे थे और स्पष्ट पारदर्शी ऊर्जा की एक परत में लिपटा हुआ था। यान ज्वाला का आत्मा अवतार। इस क्षण में वह अपनी माँ के पेट में एक बच्चे की तरह थी, थोड़ी नाजुक लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पलकें कांप रही थीं। ये दृश्य देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने अकारण दया का एक निशान महसूस किया, जिसके कारण वह झुंझलाया। हालांकि यान ज्वाला का आत्मा अवतार इस क्षण में पूरी तरह से नग्न था और उसके शरीर का हर हिस्सा त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों के सामने था। वह कोई भी बुरा विचार पैदा नहीं कर सका। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, उसे यहाँ से बाहर निकालने और उसे जगाने के लिए। एपिसोड नंबर 1361। जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवोक्ति के आगमन से अवगत यान ज्वाला ने धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोली और पारदर्शी ऊर्जा बाधा के माध्यम से उसकी ओर देखा। जैसे ही उनकी चार आंखें मिली, त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा आश्चर्य से भर गया, क्योंकि इस क्षण में वह ये पता लगाकर हैरान था कि यान ज्वाला की आंखों में दिखावट कुछ हद तक अपरिचित थी, जिसके कारण उसे अनजाने में हीनता की एक भावना महसूस हुई, जैसे कि वह उसके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो यान ज्वाला सामान्य हो गई, जैसे कि अभी अभी सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। यान ज्वाला ने उसकी ओर देखने के बाद उसने फिर से अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह विचलित थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस क्षण में नीचे ज्ञान सागर उछलने लगा और एक नारंगी बुलबुला अचानक इससे निकला। बुलबुला धीरे धीरे ऊपर उठा और फटने से पहले यान ज्वाला के सामने पहुंच गया। जैसे ही बुलबुला फटा, एक तरह की ऊर्जा जो त्रिपाठी जीवोक्ति मुश्किल से पता लगा सका, यान ज्वाला के आत्मा अवतार में डाल दी गई। अगले क्षण में यान ज्वाला का भाव अत्यंत दर्दनाक हो गया, जैसे कि वह किसी तरह की अग्निपरीक्षा से गुजर रही थी। उसका माथा झुंझलाया क्योंकि उसका कोमल शरीर कांप रहा था और उसकी बाहें उसके शरीर को कसकर गले लगा रही थीं। त्रिपाठी जीवोक्ति का दिल जकड़ गया क्योंकि उसका भाव उदासीन हो गया। वह नहीं समझता था कि यान ज्वाला के साथ क्या हो रहा था, लेकिन इस क्षण में वह आखिरकार समझ गया कि यान ज्वाला ऐसी क्यों थी। ये पूरी तरह से उसके ज्ञान सागर में बुलबुले से संबंधित था। क्या ये बुलबुले यान ज्वाला के जीवन के अनुभवों और यादों में लिपटे हुए नहीं थे? वे उसे इतना असुविधा